आए तो आपके समझ में आती नहीं कि बेटा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बड़ा मुश्किल पूरे साल भर में आज भी 700 या 800 पोस्ट निकलती है पब्लिक सेक्टर के अंदर। हेलो यस। तो उसके अंदर ना क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 15-20 लाख लोग अभी भी हर समय लाइन में लगे रहते हैं। इतने लोग मिनिमम फॉर्म भरते हैं, तैयारी तो कितने कर रहे हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो पापा जी ने कहा कि यार एक ऑप्शन साथ में ले लो, और चूंकि फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक था, पढ़ने में भी बढ़िया थे, तो हमने इंजीनियरिंग के बारे में सोचा, क्योंकि साइंस वाले थे। इंजीनियरिंग करने के लिए गए, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, अच्छी मार्किंग आई। मध्य प्रदेश के सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक टीआईटी में मुझे एडमिशन मिला भोपाल में। इंजीनियरिंग शुरू हो गई, वो भी बढ़िया चल रही थी। ये चल रहा था दिमाग में कि चलो अगर नौकरी नहीं भी लगी है पब्लिक सेक्टर के अंदर, नहीं भी कर पाए तो टेंशन नहीं है, इंजीनियर बनेंगे, 40-50 हज़ार कहीं नहीं गया, ऐसा उस समय लगा करता था हमें। 2009 की बात है। लेकिन जैसे 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 आगे बढ़े ना, तो कुछ चीज़ें आंखों के सामने आने लगी। क्या होता है जिंदगी में, जैसे होता है ना वो टीन एज से आप बच नहीं सकते। अभी यहाँ पे मैं किसी से पूछूंगा, अच्छा और क्या हाल चाल है उसका, सर किसकी बात कर रहे हो, अच्छा तुम्हारा नहीं है, कैसी बात करते हो भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। इतनी विचित्र घटना, वो भी इस उम्र में है। क्या हमारे टाइम में ना कॉलेज एक ऐसा जंगल हुआ करता था राहुल की, वो भाई हमारे से शेरों का शिकार हिंडियां करती थी। और आजकल का जमाना बदल गया है। आज भी मैंने देखा इंटरनेट पे, जब मैं रील्स सुबह इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, तो बेचारे 5वीं 6वीं के बच्चे बिल्कुल छतरी लेके खड़े हैं। हाँ, समझ में आया। मैं बोला असली करवा चौथ तो यूं नहीं मनाया। हाँ, हमें तो लगा पता नहीं हम कर क्या रहे थे शादीशुदा लोग, कोई काम नहीं रखो अपना, कोई गिनती नहीं होती, वो वाला आलम चल रहा था। तो आजकल के ज़माने में 5वीं 6वीं चालू हो जाता है सब कुछ। अब उससे फुर्सत मिले तो आगे कुछ और सोचें। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही चल रहा था कि भाई चलो कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करते हैं। लेकिन पता दिमाग में ना अचानक से एक विचार आया। कई बार लोग हमारे सेमिनार में आते हैं, उन्हें सेमिनार के बारे में कहा जाता है, यार तू एक बार सेमिनार अटेंड कर, जिंदगी बदल जाएगी। तो एक बार फलाने सीनियर से मिल ले, जिंदगी बदल जाएगी। सर राहुल ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कई सारे सेमिनार अटेंड किए हैं, लेकिन एक सपना था कि सर के सेमिनार में होस्ट करना है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें रहती है जो माइंडसेट में चल रही होती है। हर बंदे का दिमाग में कोई ना कोई ड्रीम चल रहा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई सेमिनार आपकी ज़िंदगी बदले, जरूरी नहीं है कि कोई किताब आपकी ज़िंदगी बदले, जरूरी नहीं है कोई काउंसलिंग आपकी ज़िंदगी बदले, जरूरी नहीं है कि ज़िंदगी का कोई झटका आपकी ज़िंदगी बदले। कभी कभी ना ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से आ जाता है। यस सर। हेलो, यस। बड़ी प्यारी कहावत है कि विचार बनाए ज़िंदगी। एक बार अगर सही विचार आपके मन में आ गया ना, वो ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। पर समस्या यही है कि आज की जनरेशन के अंदर विचार नाम की चीज़ नहीं आ पाती। क्या कर ले, मोबाइल से समय मिले तो विचार ले, है कि नहीं भाई। सोचने के लिए भी तो इंसान को थोड़ी देर फ्री रहना पड़ेगा। अब व्यक्ति सो के उठता है, फुर्सत मिलती नहीं उसको। फिर सबसे पहले मैसेज देखता है तो पता चला नाइट की वो चैट थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, वो 3-4 मैसेज एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, रिप्लाई दे नहीं पाए, नींद लग गई थी। अब सामने वाले पार्टी को फोन लगा रहा तो बेचारा उठा नहीं रहा, और टेंशन, बुरा मान गई बोले। हेलो, है या नहीं? क्या नहीं कर ले भाई, जहाँ देखो इसके के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए हैं, लेकिन फिर भी छिंदवाड़ा में लाखों तैयार बैठे। जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं आशिकी के पीछे, और फिर बोलते हैं क्या हुआ, बोले क्या बताया जी, कमलनाथ जो, वो चाहे साला बंटी जो, फिर भी हम बेरोजगार बैठे, कोई नहीं। अभी दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई इससे आगे कैसे निकले। तो उस समय क्या मन में एक छोटा सा विचार आया मेरे कि यार परिवार में बड़ी उम्मीदें लगा के बैठा है, और कुछ भी कहो, चाहे पब्लिक सेक्टर का था, चाहे भाई इंजीनियर की नौकरी का था, लेकिन मन में सपना तो था यार कुछ करना, आगे बढ़ना। एक कामयाबी नाम की एक चीज़ होती है दुनिया में, जिसके लिए हर कोई भाग रहा है, जिसके लिए हर कोई सोच रहा है। हम भी वही सोच रहे होते थे। दिमाग में आया कि यार कामयाबी चाहिए। अब अपने अपने नज़रिए में हर किसी की अलग अलग परिभाषा है कामयाबी की। तो मेरे नज़र में था यार कि कुछ बेटर कर लूँ, कुछ मौका मिल जाए तो यार जो घर से पैसे लेने पड़ते हैं हर महीने रहने खाने के भोपाल में, वो नहीं लेने पड़े शायद। 3-4 साल बाद जब एजुकेशन कंप्लीट करके निकलेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलेंगे, अगर नौकरी लग गई तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नौकरी नहीं भी लगी तो कम से कम मार्केट में बेरोजगारों की तरह नहीं घूमेंगे, कम से कम किसी कोचिंग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जनरली आज के डेट में फैशन में। यस सर। तो ये चीज़ दिमाग में आ गई, काम ढूंढना शुरू किया। भोपाल में ढेर सारे काम है, काम की कमी नहीं। आज की डेट में ये बात तो फैक्ट है
कि मार्केट में बेरोजगार वही है जो सही मायने में काम करना नहीं चाहता। यस सर, यस। मतलब वो सही बोलो तो मुझे कई बार ना पढ़े लिखे गवार लगते हैं वो लोग जो बोलते हैं यार बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा। कैसी बात करते हो यार, काम की कमी है कहाँ मार्केट में? इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आपके पास ना हो, लोकल में भी कर रहे हो तो बताइएगा, बहुत काम है मेरे पास। इस काम के अलावा भी बहुत सारे काम है आपके लिए, अगर आप काम करना चाहते हो तो। और नहीं करना चाहते तो नहीं करने वाले के लिए तो फिर कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? यस सर। क्या कर लें आज के डेट में, काम धंधा कौड़ी का नहीं होता, लेकिन फुर्सत फिर भी मिनटों की नहीं होती। आधे से ज्यादा व्यक्ति को जब प्लान समझाओ तो सब ठीक है सर, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है चलो कोई बात नहीं, टाइम नहीं है, लाओ 50,000 लाख रुपए तुम डालो, अपने आप पैसा आएंगे। सर पैसे भी नहीं है मेरे पास, बाहर रहीस, ना टाइम है ना पैसा है, तो कर क्या रहा है तू? चेक करवा ऊपर वाले से जाके कि आया क्यों है। ऐसा तो नहीं कि उस रात गलती से माँ बाप को नींद नहीं आई, इस चक्कर में निकल आया। हेलो, मन में एक विचार आ गया, मन में विचार आया, काम ढूंढना शुरू किया। नो डाउट भोपाल में बहुत सारे काम थे उस टाइम पे भी भाई, मार्केट के अंदर मॉल्स थे, कॉल सेंटर्स थे, ढेर सारे काम थे, कमी नहीं थी काम की। पर सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि कोई भी ऐसा काम नहीं मुझे मिल रहा था जो मेरी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब ना करे और मुझे कुछ पैसे आ जाए। सारे काम ऐसे थे जो मुझे कॉलेज को डिस्टर्ब करके करने पड़ रहे थे। डे टाइम के काम थे, फुल टाइम के काम थे, पार्ट टाइम वाले भी काम मिल रहे थे और दिन में करना था। तो समस्या सबसे बड़ी ये थी कि यार सुबह 7 बजे कॉलेज जाना है, कॉलेज की बस आ जाती थी, और शाम को 4 बजे लौटना है। तो ये टाइम तो कॉलेज के लिए ऑलरेडी इंगेज है, अब इससे हट के समय देना था जो कि सिर्फ इवनिंग का होता था, और इवनिंग के लिए मेरे पास नहीं मिल पा रहा था मुझे कोई काम, लेकिन काम मैं ढूंढ रहा था। और कहते हैं दिल से की गई दुआ कबूल होती है, पर मुश्किल की बात है, मुश्किल से होती है, पर दुआ करें तब तो कबूल होगी। आज की डेट में तो बस ऊपर वाले से एक ही दुआ होती है, उसकी उम्र लंबी कर देना। उसके अलावा कोई दुआ ही नहीं, क्या कर ले अभी इंसान। हेलो, यस। अब उससे हट के कोई दुआ मांगे तो ऊपर वाला कबूल करे। तो ऊपर वाले से मैं बार बार ये चीज बोल रहा था, और होता है यार कई बार ना ऊपर वाला सुन लेता है आपको। सुन लिया उसने कहा यार चलो ठीक है, काम है। मुझे एक बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड ने जो मेरे क्लास में ही थे, उन्होंने भाई अप्रोच की और मुझे इस काम के बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जिसके बारे में अभी शैलेन सर ने आपके साथ बहुत डीपली चर्चा की होगी कि यार इस तरीके का काम है, इस तरह का एजुकेशन है, ये चीज़ें मिलेगी, ये सीखने मिलेगा, साथ में ये न्यूट्रिशंस मिलेंगे, ये फैमिली इम्यूनिटी पैक मिलेगा, इसका इतना प्राइस है, इसे प्रमोट करोगे तो पैसे आएंगे। ठीक है, यस। तो मुझे समझ में आया कि ठीक है यार काम तो सही है, ज़्यादा कुछ खास समझना, मतलब कई बार ना लोग बोलते हैं सर समझ नहीं आ पाया कि काम क्या है। यार सिंपल सा काम है, एक ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, साथ में न्यूट्रिशंस मिलेंगे, उसका 11,500 लग रहा है आपको, और यही चीज़ अगर आप मार्केट में किसी को सेल कर देते हो तो उसी का आपको पैसा मिलने वाला है। अब इसमें नहीं समझ में आने वाली चीज़ कौन सी है, मेरे को ये बताओ। कौन सा PhD का एजुकेशन करवाएं आपको जिसके बाद आपकी समझ में आएगा मुझे। इतनी कॉमन बात तो मुझे लगता है कि किसी अनपढ़ गवार को भी समझाए तो समझ में आ जाएगा, और मुझे तो यहाँ सारे पढ़े लिखे लग रहे हैं। फिर भी लोग बोलते हैं 6-6 महीने तक समझाओ, फिर भी बोलते हैं यार तुम्हारा काम नहीं समझ में आ रहा है, इलाज करवा, जरूरत है, और साइकेट्रिस्ट की जरूरत है तेरे को भाई, जाके उससे इलाज करवा, तब जाके होगा कुछ, अदरवाइज कुछ ना हो पाएगा। तो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, इतना बात मेरे समझ में आ गया कि यार ये एजुकेशन है, ये न्यूट्रिशन है, इसकी इतनी फीस लग रही है, और अगर मैं इसे प्रमोट करता हूँ तो पैसे कमाऊँ, ये बात माइंडसेट में आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो हर स्टूडेंट के साथ होता है कि ज्वाइन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। हेलो, यस सर। शायद आप में से भी कुछ लोग के पास ना रहे हो जिन्होंने ज्वाइन किया। यस। जो लोग ज्वाइन करने की सोच रहे हो उनके दिमाग में भी सबसे पहली बात ये होगी कि पैसे कहाँ से लेकर के आए। मैंने सर से यही बोला कि सर पैसे नहीं। उन्होंने बोला यार तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, 4-6 लाख रुपए 8 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम बता रहे थे घर से भी ठीक ठाक हो, सारी चीज़ें बढ़िया है, फिर भी बोलते हो पैसे नहीं है। मैंने कहा सर एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं कि पैसे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस काम के लिए पैसे नहीं। बोले इस काम के लिए मतलब 2 नंबर का काम करवा रहे तुम। मैंने कहा नहीं सर वैसी बात नहीं है, एक्चुअली घर वालों का एक माइंडसेट है, उन्होंने पहले से बोल रखा है कि बेटा तुम्हें पढ़ने के लिए भोपाल भेजा है, उससे हट के कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसके अलावा उनसे पैसे मांगू ना तो यकीन मानो जैसे वो कांग्रेस वालों के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ती, इंक्वायरी बैठती है ना, तो वैसे मेरे पिताजी की इंक्वायरी बैठ जाती है फिर मेरे ऊपर, किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, क्यों मांग रहे हो पैसे।
कॉलेज की फीस तुम्हारी बटा दी है, रहने खाने का खर्चा टाइम से भेज रहे हो, तो उसके अलावा किस चीज़ के लिए चाहिए पैसे? तो मेरे लिए वहाँ सवाल जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। और ज़्यादा मैं 3-5 कर नहीं सकता। मतलब जहाँ से आपको डेली का खर्चा मिलना हो उससे क्या 3-5 करोगे आप? यस सर। हेलो यस। भाई, ज़्यादा बहस करो तो स्वाभाविक सी कहानी है, ठीक है बेटा, आ जाना, रुक जाना, सो जाना, खा लेना, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना। तो वैसा हम चाहते नहीं थे। यस सर। तो मैं बोला सर वो तो प्रॉब्लम है सर, पैसे हो नहीं पाएंगे। तो सर ने कहा कि देखो पेमेंट तो लगेगा यार। मैंने अपनी तरीके से कन्विंस किया सर को, जो जो हो सकता था, काफ़ी डीप, मैंने बहुत लंबा कन्विंस करने की कोशिश की उनको। सर वहीं से पैसे काट लीजिएगा, एक्स्ट्रा पैसे काट लीजिएगा, डबल ले लीजिएगा, वहीं से आए वहीं चले जाएँ। मैं अपने तरीके से जो जो हो सकता था मैंने सारी बात अप्लाई नहीं, बड़ी सिंपल सा जवाब दिया। बहुत सादा सिंपल आदमी था, ठीक है, मेरे ख्याल से 10वीं या 12वीं पढ़ा हुआ बंदा रहा होगा, पर नो डाउट बहुत नॉलेजफुल। डिग्री नहीं थी, किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन दुनिया की किताब भयंकर पढ़ी हुई थी। बड़े सिंपल सारे शब्दों में मुझसे कहा उस बंदे ने, यार अभिनीत जी ऐसा है कि अभी दुनिया में ना ऐसी कोई आविष्कार नहीं हुआ है कि जहाँ पे किसी खेत के अंदर बिना बीज डाले फसल निकल आए। यस। जिस दिन ऐसा कुछ हो जाएगा उस दिन हम भी तुम्हें बता देंगे, तब तक तो तुम्हें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, तभी शुरुआत होगी। हम बोले सर वो तो नहीं है मेरे पास। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो दरवाजा है, आप जा सकते हो। हम बोले यार ये भारी बेइज्जती। हाँ यस सर। यू आर लकी। अगर आप मना कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका दोस्त या आपका सीनियर आपको बार बार समझा रहा है, मोटिवेट कर रहा है, बहुत लकी हो। मैं उन लकी लोगों में से नहीं था। मुझे उन्होंने सीधे सीधे बाहर के दरवाजे का रास्ता दिखा दिया और मैं भी ताव ताव में उठा और चल पड़ा कि ठीक है ना, नहीं करते क्या फर्क पड़ता है। पर बात ये थी कि मेरी ना अब चलने की वो रफ्तार नहीं थी जितनी हुआ करती है जनरली। मन में एक चीज़ थी ना, पीछे से आवाज़ आएगी। होता ना अपन जाते हैं सब्जी तरकारी लेने, भैया 50 रुपये किलो, नहीं 30 देंगे, उसके ऊपर ना देंगे। हाँ 30 का तो पड़ नहीं रहा है, हाँ ठीक है रखे रहो। फिर चले पड़ते हैं, आएगी आवाज़ 40 में ले जाओ। मेरे को लगा आवाज़ आएगी, किस्मत दरवाजा आ गया, आवाज़ आई नहीं और बेइज्जती। हम बोले यार ये बढ़िया है तुम्हारा है, एक तो जोड़ने घटाने का काम करवाते हैं और इतना अकल। फिर मन में आया कि नहीं यार जो भी है चलते हैं वापस। होता क्या है मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, दुनिया में 3 तरह के लोगों के अंदर ना ईगो नाम की चीज़ होनी नहीं चाहिए। पहला होता है भिखारी, ईगो करेगा ना तो बेचारा भूखा मर जाएगा, भीख ना मिल पाएगी। दूसरा होता है राजनेता। छिंदवाड़ा से ज़्यादा कौन जानेगा इस बात, है कि नहीं? ज़्यादा नहीं अकड़ना चाहिए, ज़्यादा अकड़ता तो भाई 400 पार बोलते रह जाता, बेचारा 300 भी नहीं पहुँच पाता है। गठबंधन में सरकार बनानी पड़ती है ना। भाई 40 साल का राजनीतिक करियर खत्म करके कोई आया नहीं उम्र का हमारा रिश्तेदार लड़का साला जीत जाता है। हेलो यस सर। फिर वो अलग हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं राजनेता को ना ज़्यादा अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। भैया चुपचाप भाई और बहनों वोट मांग लेना चाहिए, है ना, हो जाता है 400 पार। और तीसरा होता है बेरोजगार व्यक्ति, यानी कि आप लोग। मैं भी उसी गिनती में आता था उस जमाने में। क्या बेरोजगार व्यक्ति ज़्यादा अकड़ में जीता है ना, तो वो अपनी अकड़ में ही जीता रह जाता है, बेचारा कुछ कमा नहीं पाता। तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आई, मैंने कहा यार अभी बेरोजगार है, काम धंधा कोई है नहीं, बाप की कमाई पे जी रहा है, इतना काहे के लिए तनखा लेके। मैं उठकर चला गया और जाकर मैं सर के सामने बैठ गया, सर मुझे ज्वाइन करना है, मुझे शुरू करना है सर। उन्होंने कहा मना कहाँ किया हमने, फॉर्म भरो, पेमेंट जमा करो, चालू करो। सर वही तो दिक्कत है। तो थोड़ी हमारी बातचीत हुई, कुछ बातें उन्होंने ऐसी बोल दी जो थोड़ा सा चुभ गई। क्या ना यंगस्टर की एक से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको जब तक कोई उंगली नहीं करता ना तब तक कि उसके अंदर की आग बाहर नहीं आती, उसका जुनून बाहर नहीं आता। उन्होंने मुझे बोल दिया यार बातें तुम इतनी बड़ी बड़ी करते हो, अपने आप को इंजीनियरिंग क्वालिफाइड बोलते हो, फलाना बोलते हो, ठिकाना बोलते हो, 11,000 नहीं है तुम्हारे पास, 11,000 के लिए इतनी कहानी सुना रहे। हम बोले सर यकीन मानो आप, जेब में गांधी नहीं है पर दिल में आंधी, अब तो शुरू में करके बताऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यस सर। आप यकीन मानो डियर बॉयज एंड माय गर्ल्स, यकीन मानो आप जब आप मान लेते हो तो आप हार जाते हो, और आप ठान लेते हो तो आपको जीतने से कोई नहीं रोकता। यस। तो दिल में ना ठानने वाली बात आ गई अचानक से। मैंने ठान लिया कि नहीं अब तो शुरू करेंगे, दिमाग में आ गई वो चीज़। अब वहाँ से तो बोल कर निकल गए, बड़ी बड़े डायलॉग देखे, बाहर निकल इंतजाम करे कहाँ से। हम बोले यार पहला और अंतिम इंतजाम घर ही होता है अपना। लगाए घर में फ़ोन, हम बोले पापा जी वो एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं। बोले हाँ बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मैंने कहा हाँ वही मैं बता रहा था कि एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। हाँ
तो उसके लिए फीस लग रही थी। बोले कितनी फीस है? 1300 रुपये फीस थी। मैं 3000 बताया। मैं क्या पापा 3000 रुपये फीस लग रही थी एग्ज़ाम फॉर्म की। अच्छा, और मैंने कहा सेमेस्टर का जो बाकी का पैसा बचा हुआ था वो जमा करना है कॉलेज में, क्योंकि उसके बगैर वो एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है ना, कितना बचा हुआ है? कुछ मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार फीस बढ़ी होगी। मैंने 5000 रुपये बढ़ाकर बताया। कितना बताया था एग्जैक्ट याद नहीं है, 5000 बढ़ा के बताया था, इतना याद है। 5000 बढ़ाकर बताया। और बोले, मैंने कहा मैं सोच रहा था 1 महीना है तो 1 महीना कुछ क्रैश कोर्स वगैरह कर लेता मैं, तो क्रैश कोर्स करता ना, थोड़ी तैयारी अच्छी हो जाती, नंबर अच्छे आते। तो बोले ठीक है कर लो। कितना लग रहा है? मैंने कहा बस 3,500-4 हज़ार लगभग लग रहा है। तो ऐसे करके मैंने 12-15 हज़ार का अपना सेटअप जमा लिया। हेलो, यस सर। इतनी हैरानी से देख रहे हैं? हाँ कसम से ऐसे देख रहे हैं आप। आइडिया नहीं है भैया, बहुत होशियार लोग हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? अब समझ में आया साला तुम क्यों लगे थे सेमिनार में चलो, सेमिनार में चलो, ताकि वहां जाएं और वो तुम्हारा कोई सीनियर आके हमको समझाए कि ऐसा ऐसा झूठ बोलोगे तो घर से पैसा मिलेगा। सब ठीक है साहब, हम झूठ नहीं बोल सकते। मेरे राजा हरिश्चंद्र, आपको लगता है कि अगर मैं आज झूठ बोल रहा हूँ, या वीडियो बनाना, मेरे घर जाना, मेरे पिताजी से पूछना, साहब बताएंगे झूठ बोल के पैसा लिया था मैंने घर से? यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। लेकिन यकीन मानना, वो एकता पार्क में बैठता है ना जो आदमी, और घर से फोन आता बेटा कहाँ है, तो बोलते एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, एक्स्ट्रा क्लास। तो वो जो तुम पेड़ के नीचे बैठ के एक्स्ट्रा क्लास चला रहे होते, उसके लिए मैंने घर से पैसे नहीं मांगे थे। कई बार जो कनरगांव डैम जाते हो ना तुम, उसके नाम से मैंने पैसे नहीं मांगे थे। कई बार जब पंगा हो जाता है ना कॉलेज के बाहर, आदत होती है क्या कर ले, थोड़ा अंदर से खून ज़्यादा उफान मारता है। हेलो, लोग पत्रकारों से डरते हैं, हमारे चौड़े में पत्रकार को निपटा देते हैं। हाँ, ये वाला आलम है। तो भाई उसके लिए पंगा वंगा हो गया है, और घर वालों से फोन आ रहा है, पापा वो थोड़ा सा फार्म भरने जाना दे करने जाना। अब बता ना साहब भाई अस्पताल में खड़ा पट्टी करवा रहा है, टाँके लग रहे हैं, उसके लिए पैसा मांग रहा है। उसके लिए पैसे नहीं मांगे थे घर से। यकीन मारो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने दारू पीने पैसा नहीं मांगा, मैंने दोस्ती यारी के लिए पैसा नहीं मांगा, मैंने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए पैसा नहीं मांगा, मैंने किसी भी गैर वाजिब काम के लिए पैसा नहीं मांगा। मुझे ये बात पता थी यार, ये एक सिस्टम है जो एक ऑप्शन के रूप में मेरे लिए खड़ा हो सकता है, और हो सकता है कि एक दिन ऐसा आ जाए कि इसी छिंदवाड़ा शहर के अंदर, जिसमें मुझे कोई पहचानता नहीं है, वहां मुझे सुनने के लिए लोकल के ही लोग पैसे दे करके आएंगे, इसलिए मैंने पैसे मांगे थे। यस। हेलो, ये बात और स्टार्टअप हो गया मेरा। वो स्टार्टअप करना बड़ा आसान होता है, असली चैलेंज तो उसके बाद आता है। लोगों को लगता है स्टार्टिंग मुश्किल है सर, सही बात है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन असली मुश्किल उसके बाद चालू होती है, क्योंकि अब तो सही मायने में आप मैदान में उतरे हो। मुझे लगा बड़ा आसान सा काम है यार, जैसे मुझे बताया गया वैसे मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, वो लोग ज्वाइन करेंगे। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये, जिसके भी पास जाओ तो वो मजाक उड़ाने लग जाता था, कुछ लोग मना करने लग जाते थे, कुछ लोग एकदम बिल्कुल कसम खा के बैठे थे, माइंड सेट करके बैठे थे, अभिनीत भाई ऑलरेडी हमारी तैयारी चल रही है, हम कोचिंग कर रहे हैं, हम तो आने वाले कलेक्टर हम ही हैं, आने वाले बैंकर हम ही हैं, आने वाले पटवारी हम ही हैं। हाँ, अपनी किसी फ्रेंड के पास जाओ तो वो तो एक ही चीज, अभिनीत भाई देख तू ये सब मेरे को मत समझा, मैं संविदा वर्ग 1 में नौकरी करूंगी। कहीं तो ऐसे बस पोस्ट ऑफिस अपने लिए ही बैठा। हाँ, ऐसे बात करते थे। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि जितनी सरकारी वैकेंसी निकल रही है वो सारी मेरे बैच वालों के लिए ही निकली, बाकी सब बेरोजगार घूमने वाले हैं, लेकिन मेरे बैच का हर बंदा नौकरी करने वाला है। हेलो, यस सर। और मजे वाली बात होती थी, इनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन उठाकर देखो तो ये अपने पाठशाला के शीर्ष 20 विद्यार्थियों में भी नहीं होते। हाँ, हम तो फिर भी टॉप 10 टॉप 5 वाले थे, पर जितने ऐसी बातें करते थे ना वो टॉप 20 टॉप 30 में नहीं होते थे। और अब बातें देखो उनकी। हेलो, और फिर उनको कई बार लोग बोलते सेमिनार में ना मोटिवेट करने आते हैं लोग तुम्हारे सेमिनार में। हम क्या मोटिवेट करेंगे, असली मोटिवेट तो वो टीचर करता है। नीलम बेटा 5 साल भले तुम बर्बाद कर चुकी हो, पर टेंशन ना लो, तुम 3 साल और कोशिश करो, देखना तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम फोड़ोगी, तुम्हारा होगा, तुम कर जाओगी, देख लेना तुम कलार खानदान से सबसे पहली लड़की जो सबसे बढ़िया नौकरी में होगी वो तुम ही होगी। जाओ जल्दी फीस भर के आओ। यकीन मानो या ना मानो, मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, आज
आज के दौर में डायरेक्ट सेलिंग कोई स्कैंडल नहीं है जिसके बारे में लोग आपसे बातें करते हैं, आपके मन में कई बार बात आ जाती है। डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल व्यापार है। जब मैंने शुरू किया, नो डाउट, तब हिंदुस्तान में इसको लेकर कोई गाइडलाइन, कोई राजपत्र नहीं था, कोई लिखित तौर पे चीजें नहीं थी। लेकिन हाँ, मुझे ये बात जरूर समझाई गई और मुझे ये बात समझ में आई कि वर्ल्ड लेवल पे इंडस्ट्री 50 साल से भी ज्यादा से चल रही है। हिंदुस्तान के अंदर उस जमाने में भी शुरू हुए 10-15 साल हो चुका था। 1996-95 के समथिंग डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लगातार ग्रो कर रही है। ज़्यादातर कंपनियां जिनके आप नाम सुनते हो मार्केट में, वो सन 2000-2005 के बीच में आई, 2010 के बीच में आई, जिनके बारे में ज़्यादातर आपको सुनने मिलता है। जो अभी भी चल रही हैं, जो बंद हो गई, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। 2016 में जब ये बिजनेस लगातार ग्रो करते चले जा रहा था, तो वो चीज़ देख करके भारत सरकार गाइडलाइन लेकर के आई। गलत क्या है, सही क्या है, उसको लेकर के उन्होंने एक नियम बनाया, दिशा निर्देश बनाए, जिसके पैरामीटर में जाकर के आप इजी वे में चेक कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो, पढ़े लिखे नहीं भी हो तो, कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं कुछ बातें आपके सामने शेयर कर देता हूँ। 2021 के अंदर दिसंबर में भारत के राजपत्र में कानूनन इस चीज को वैध कर दिया गया कि जिस तरह से डॉक्टरी एक प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, व्यापार एक प्रोफेशन है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है और इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर फॉर डायरेक्ट सेलिंग ऑपरेशंस के नाम से। तो ये इस काम में और एक गलत काम में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, बहुत छोटा सा फर्क। वहां लुभावने वादे दिए जाते हैं, वहां से पैसा डालने की बात की जाती है, दिया कुछ नहीं जाता। वहां पे कहा जाता है कि करना कुछ नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे अपने आप पैसे आएंगे। बाप दादा छोड़ के गए थे वहां। हाँ, और डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि जो भी पैसा आप जमा करते हो उसके बदले में आपको उसका वैल्यूबल कोई ना कोई प्रोडक्ट विद जीएसटी बिल मिलता है। यस सर। जैसे कि एमवाइल में मिलता है। यस सर। आपसे ज्वाइनिंग के नाम से कोई पैसा नहीं वसूला जाता, एमवाइल में भी नहीं वसूला जाता। आप जब उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आगे प्रमोट करते हो और अगर वहां सेल जनरेट होती है तो उसके सेल के जनरेट होने पर एक मार्जिन अमाउंट होता है जो कमीशन के रूप में आपके खाते में आता है। हेलो, यस सर। अगर इस तरीके से कोई काम कर रहा है, दैट इज अ लीगल सिस्टम, दैट इज अ श्योरिटी वाला एकदम बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम है। और जिसके अंदर सिर्फ लुभावने वादे हैं, ऑनलाइन व्यापार कीजिए, घर बैठे काम कीजिए, करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा, बस पैसे डाल दीजिए, दैट इज अ फेक सिस्टम। और इससे भी बड़ा स्कैंडल आज अगर मार्केट में कोई है जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, दैट इज एडटेक मार्केट। हेलो, समझता है एडटेक मार्केट? आज की डेट में कोविड के बाद तो ये बहुत तेजी से बूस्ट कर रहा है, बहुत तेजी से बूस्ट कर रहा है। आपने नाम सुना होगा, बायजूस, अनअकैडमी। यस। हेलो, यस। पब्लिक सेक्टर की प्रिपरेशन के लिए ढेर सारी कोचिंगें हैं। कोई आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एंट्रेंस की तैयारी में लगा है, कोई बैंकिंग में लगा है, कोई रेलवेज की तैयारी में लगा है, कोई किसी और चीज की, एसएससी की तैयारी में लगा है। क्यों बोल रहा हूं मैं इसे स्कैंडल? फैशन बना के रख दिया है लोगों ने इसको, फैशन। अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल बच्चे निकल जाते हैं और वहां लग जाते हैं। यस सर। और कोई उनसे बोले कि क्या कर रहे हो, तो बोले बस तैयारी चल रही है, पटवारी की तैयारी चल रही है, रेलवे की तैयारी चल रही है, एसएससी की तैयारी चल रही है, बैंकिंग की तैयारी चल रही है। 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल तक लोग तैयारी करते हैं। यस। मतलब हमारे टाइम में तो होता था कि जब हम प्लस 2 कंप्लीट करते थे तो उसके बाद आईआईटी जेई का प्रिपरेशन होता था, 1 या 2 साल, एक ही साल होता था, मेन 2 ही अटेम्प्ट मिलते थे, 12th के बाद, और उसके बाद एक और अटेम्प्ट मिलता था। आजकल तो मैंने देखा 8वीं के बाद चालू हो जाती है तैयारी। नीट वीट की प्रिपरेशन तो लोग 5-5 साल तक करते हैं। यस सर। सही बोला डॉक्टर साहब? यस सर। होता ही नहीं होता है? यस। और बस चल रही है तैयारी, और इनको कोई भी समझाने आए, कुछ भी समझाने आए, एक्चुअल माइंड वॉश इनका पहले से करके रखा गया है। नहीं, मेरी तैयारी चल रही है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, बस देख लेना एक दिन आने वाले टाइम में पटवारी मैं ही बनूंगा। बैंक का जो बाबू है ना, क्लर्क, तू देख लेना, तेरे को खाता खुलवाना होगा, तेरे को मेरे आगे पीछे घूमना पड़ेगा खाता खुलवाने के लिए। हेलो, यस। चाचा गए वो सब जमाने, आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो जाता है, यहाँ फिलअप करते हैं तुरंत खुल जाता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? और ऐसा कर करके लगे हैं लोग तैयारी करने, 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल। मुझे मिला एक दोस्त मेरा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में, मैं गया था अपनी वाइफ के साथ, अपनी बच्ची के साथ, वो हरे माधव के यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए। मुझे मिल गया मेरा दोस्त, बोला और क्या चल रहा है भाई? बोले बस भाई फॉर्म भर रहे हैं। मैंने कहा बधाई हो।
मैं कहा एक बात बोलूँ भाई, ये फार्म वारम भरने का सिलसिला जल्दी ख़त्म कर, अपन 32 के हो गए हैं, आने वाले टाइम में ना तू सिर्फ फार्म ही भरते रह जाएगा, मांग नहीं भर पाएगा। मान लो मेरी बात। हाँ मेरी तो हो गई जैसे तैसे, तेरा ना हो पाएगा। मतलब नहीं भाई तेरी बात ठीक है। हेलो, यस होता है नहीं होता है? सबसे बड़ा स्कैंडल। और माँ बाप बिल्कुल लगे बस तुम पढ़ो बेटा पढ़ो, जिंदगी भर की बचत लगा दिए, समूह से पैसा उठाए लगा दिए, जेवर गिरवी रखे लगा दिए, फिर भी नहीं हुआ, चलो बेटा घर बेच के आते हैं, लगा दिए। ये वाला आना। मैं नहीं बोलता कि आप प्रिपरेशन मत करो, तैयारी मत करो, या सरकारी नौकरी बुरी चीज होती है, लेकिन पहले अपना एकेडमिक बैकग्राउंड भी तो चेक करो। यस सर। कितने लोग यहाँ शैलेंज जैसे जो भाई शिवराज सिंह चौहान से अवार्ड लिए हुए थे सीएम से, बताओ जरा, बैठा इसके अलावा कोई यहाँ पे? मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया, मैथ्स के अंदर 98 नंबर थे मेरे। कोई ऐसा जो 90 प्लस लाया हो? 98 छोड़ो, है कोई ऐसा? टॉप 20 में नहीं आए, टॉप 30 में नहीं आए। और सपना देखो इनका 0.001% में आना है इनको। हेलो, यस क्यों? हवा भर दी गई है, हवा। तू करेगा, तू फोड़ेगा, तेरा होगा। हाँ, गांव से किसी का एक का सिलेक्शन हो जाए आर्मी में, दूसरे दिन पूरा गांव साला ग्राउंड में नजर आता है। यस सर। हाँ, ये वाला हाल है। यस लगे हैं फिर साहब बिल्कुल, भले 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 500 मीटर की दौड़, लगे तैयारी करने। और कईयों का सपना इसलिए है, क्यों बेटा क्यों कर रहे तैयारी? बोले पापा पहले समझाए थे, बोले सरकारी नौकरी नहीं होगी तो अच्छी छोकरी नहीं मिलेगी। बोला हद आदमी है, बस शादी के लिए नौकरी की तैयारी कर रहा है, कैसा आदमी है? ऐसे ऐसे भी है मार्केट में। हेलो, और साल साल, 2-2 साल, 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल तक चलती रहती इनकी तैयारी। और फिर उसके बाद निकलती है वैकेंसी, और वैकेंसी के अंदर जाते हैं, बोले 90,000 बीटेक वाले, 10,000 एमटेक वाले, 5,000 पीएचडी वाले। आए काहे में थे? बोले हाई कोर्ट में चपरासी की भर्ती निकली। हेलो, यस सर। सारी की सारी घटनाएं सत्य घटनाओं पे आधारित, सारी की सारी बातें। फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम दैनिक भास्कर ऑफ इंडिया, वहीं की चीजें बता रहा हूं, कुछ अलग अपने मन गढ़ंत नहीं बता रहा हूं। चाहिए तो मैं बोल दीजिएगा, मैं सारे के सारे न्यूज़पेपर की कटिंग आपको भेज दूंगा। बाकी सर्वे की रिपोर्ट भेजूंगा, डर जाओगे, घबरा जाओगे अगर गलती सर्वेयर में भेज दिया तो। और इस स्कैंडल में पूरी तरीके से इन्वॉल्व कौन है? तो पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी राज्य सरकार है और पूरी की पूरी केंद्र सरकार है, चाहे वह कांग्रेस की हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे आम आदमी की हो, या किसी की हो, चाहे गठबंधन की बनी हो। मतलब एक सोचने का विषय है। अगर डॉक्टर साहब राहुल, अगर ये स्कैंडल ना चले मार्केट में, और 5-5, 8-8 साल, 10-10 साल तैयारियां ना चले, तो तुम जाके बंटी साहब के घर में धावा नहीं बोल दोगे? कुछ ही नहीं जानते हम, तुमको नेता बनाए इसलिए थे हमने कि हमको नौकरी दो। कहाँ हमारी नौकरी? चढ़ बैठोगे। सही बात है सर। कमलनाथ का तो हेलीकॉप्टर फिर भी बाद में उतरता था, वो तो बेचारा यही रहता है। सही बात है। हाँ? हेलो, तो बोले इस चीज से निकालें कैसे लोगों को? 150 करोड़ की जनता, जिसमें जहां देखो वहां बेरोजगार, सही बात है सर। और पूरा यंगस्टर जिसको दो ही काम आता है, या तो फार्म भरना या तो जिंदाबाद, यस सर, सही बात उसके है। अलावा कुछ नहीं आता। हेलो, तो बोले फार्म भरने में लगाओ इनको। यस फिर सर्वे आता है, रिपोर्ट आता है, हिंदुस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो हुआ कम। सही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम हुआ, लेकिन चाचा एम्प्लॉयमेंट का रेशियो कहाँ बढ़ा है? सही बात। ये भी तो बताओ। यस यस सर। बोले अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम हो गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ नहीं रहा है। तो फिर ये गए कहाँ? बोले तैयारी में लगे हैं, तैयारी में। हाँ, फार्म भर रहे हैं, फार्म, बस तैयारी में लगे हुए। 1 साल, 2 साल, 4 साल, फिर 5 साल, और फिर वहां से निकल करके आते हैं कुछ लोग जो बेहतरीन एक्ट करते हैं, सही मायने में उनके ब्रांड एम्बेसडर, जाकर बिल्कुल नीलम को जैसे, बेटा 5 साल भले तुम्हारे बर्बाद हो, टेंशन ना लो, तुम फोड़ोगे, तुम कर जाओगे। वो उसको देखो, उसका 12 साल बाद हुआ, 12वें अटेम्प्ट में हुआ। अबे तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है? क्या बोलना चाह रहा है?
मेरा तो 2 ही हुआ है, यही बोलते तीसरे में हो जाएगा। बोले उसका 12वें में हुआ, तो तुम लगे रहो, तुम कोशिश करते रहो, पूरी जवानी बर्बाद कर दो। और उसके बाद अंतिम में, भाई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं 14 साल से डायरेक्ट सेलिंग फील्ड के अंदर हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने इस फील्ड के अंदर नाकामयाब होते देखा। लोकल में ही ढेर सारे लोग मिल जाएंगे आपसे भी कई लोग टकराते होंगे, हम भी जुड़े रहे उस कंपनी में, हमने भी की थी नेटवर्किंग। लेकिन फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, उनमें से शायद ही कोई एक आध बेरोजगार मिलेगा। साल 2 साल 3 साल 5 साल हमारे साथ काम कर लिए ना, तो वो बंदे जो अपने बाप के सामने नहीं बोल पाते थे, वो तूफान खड़ा कर रहे हैं मार्केट में जाके। Yes, sir. ग्रुप बना लिए साला, जाकर के अभी की डेट में सांसद का पद मिला था वो देवीराम गलावी जी को। हमारी टीम में काम करता था बंदा। यस सर। गुणवाना पार्टी से खड़ा हुआ था बंदा, मेरी टीम में काम किया वो बंदा है। आज भी बोलता है, बोले सर आप लोगों ने बोलना नहीं सिखाया होता तो आज की डेट में मैं यहाँ पार्टी को लीड नहीं कर रहा होता। हेलो, कम से कम लोगों को मोटिवेट तो कर रहा है, कुछ तो अच्छा कर गया। उससे मिलो जो 10 साल से तैयारी कर रहा था। हाँ, सारे रफ़ी के नगमे फिर वही सुनता है। इसको मोटिवेट नहीं कर पा रहा। हाँ, उसको तो ये लगता है कि पंकज उदास गाने गाया था, लेकिन गाया इसके लिए था। हाँ, फिर आलम ये होता है। हाँ जी, मतलब कई बेचारे डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, कई जाके नागपुर में साइकेट्रिस्ट के पास, फिर उसके बाद लगातार अटेंडेंस लगती है उनकी। जीवन बर्बाद कर दिया तुमने, कई ने सुसाइड कर लिया मिलके, फिर भी उसके बावजूद भी तैयारी करनी लगे। आलम ये हो जाता, क्योंकि वो क्या बचपन से एक माइंडसेट किया गया, एक बार लग गई ना सरकारी नौकरी, बेटा तेरे को नहीं भी करेगा ना पैसे आएंगे। हेलो, पूरा झूठ। 39 साल सरकारी नौकरी की है मेरे पिताजी ने, 39 साल, 39 ईयर्स। तहसील कार्यालय से नौकरी चालू हुई थी, कलेक्टर ऑफिस छिंदवाड़ा, यहाँ से रिटायर हुए। साल भर में 12 CL मिलती थी कैजुअल लीव। मुझे नहीं लगता कि 12 में से 10 भी इस्तेमाल की होगी उन्होंने, इतना ड्यूटी पे रहते थे। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो अभी कोई पुलिस में है, कोई SI है, कोई TI बन गया है, कुछ दोस्त हैं पटवारी हैं, कोई रेलवेज में भी है, AG ऐसी है, कई दोस्त हैं, कुछ SDM भी है। बट इनमें से एक भी व्यक्ति को मैंने नहीं देखा कि बोले यार अपनी सरकारी नौकरी, यार अवनीत भाई तो अपन करते कुछ नहीं है, बस बैठे बैठे पैसा आता है। वो लोकल में एक दोस्त है मेरा पटवारी, उसको तो जब भी फ़ोन करो साले का नंबर बिजी जाता है। फिर फ़ोन लगाएगा अंतिम में, भाई बहुत बिजी था, क्या बताऊँ यार, यहाँ बिजी वहाँ बिजी, बोले यहाँ नापने चला गया, वहाँ नापने चला गया। मैं कहा तू कब्र भी नाप के रख ले अपनी, फुर्सत नहीं मिल पाई तो कम से कम हमको पता रहेगा, हम निजात गाड़ देंगे तेरे को। हाँ, पहले इस स्कैंडल से बाहर आओ, इस सोच से बाहर आओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और करना नहीं करना बात का मैटर, पहले लगो तो। उसके लिए टॉप 20 टॉप 30 से निकल के 0.0001% में आना पड़ेगा। तो अपने अंदर की काबिलियत चेक करो कि क्या हम इतने काबिल हैं। क्लियर सा जवाब है, नहीं है। फिर क्यों लगे हुए हैं माँ बाप का पैसा बर्बाद करने? सिर्फ माहौल की वजह से, सिर्फ अपने दोस्त यार की वजह से, सिर्फ रिश्तेदारों की वजह से, सिर्फ परिवार को अंधेरे में रखने के लिए कि परिवार वाले अभी दबाव ना बनाने लग जाए मेरे पास कि बेटा कुछ कर, कुछ करके लेके आ, तो उससे अच्छा है हाँ पापा तैयारी चल रही है मेरी। हेलो, यस सर। बाप की कमाई पे जीते हैं, अपने आप को औलाद कहते हैं, करते हैं नहीं कुछ भी, दिन भर बैठ के रील चलाएंगे, पता नहीं क्यों अपने आप को औलाद कहते हैं। मैं ना ऐसा नहीं बनना चाहता था डियर बॉयज, इसलिए जब मेरे मन में विचार आया ना और मुझे कॉन्सेप्ट मिला तो मैंने एक्सेप्ट किया कि यार मैंने शुरू करना है। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं अपने क्लास के टॉप 20 में आता था, मैं तो टॉप 5 में आता था, उनमें से था मैं। बट फिर भी दिमाग में एक चीज़ आई कि नहीं यार एक ऑप्शन पकड़ करके चलो, नहीं तो कई बार उम्र निकल जाती है तैयारी करते करते लोगों की। मुझसे भी शार्प लोगों को देखा मैंने मार्केट में, अभी भी तैयारी ही कर रहे हैं। हो रहा है नहीं हो रहा, आप मुझे बताओ। यस सर। मिलेंगे आपको ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत बात बता रहा हूँ। मार्केट में नेटवर्किंग करने वाला मुश्किल से मिलेगा, सरकारी की तैयारी करने वाला हर गली मोहल्ले में मिलेगा। यस सर। तो वो वाला आलम था। मुझे लगा नहीं यार शुरू करना चाहिए, और मैं लग गया काम में और सीखना शुरू किया। देखो दुनिया का कोई भी काम अगर आप सीखने को तैयार हो तो वो चलता है। यस सर। सीखने तैयार हो तो हेलीकॉप्टर भी उड़ाया जा सकता है, और नहीं सीखना चाहते तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग साइकिल पे नहीं चढ़ पाते। यस सर। हेलो, यस। आप ही से बात कर रहा हूँ, यस सर। रिस्पॉन्स दीजिएगा अगर मेरी बात समझ में आ रही हो। तो मैंने सीखना शुरू किया, समझ में आया सीखना कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, सिर्फ लोगों तक बात पहुंचानी है, लोगों को प्रमोट करना है। मार्केट में वैसी भी एजुकेशन की डिमांड है, मार्केट में वैसी भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मार्केट वैसे भी न्यूट्रिशन के लिए कहीं ना कहीं जा रहा है। यस सर। जिस चीज़ की पहले से मार्केट में डिमांड है, मुझे सिर्फ प्रमोट करना है।
और कुछ बातें दिमाग में बैठी होती है, कुछ डर दिमाग में बैठे होते हैं, वो दूर करने। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो लोगों ने मुझसे सवाल किया, काम मैंने कहा चलेगा, लोग मैंने कहा जुड़ेंगे, कंपनी मैंने कहा चलेगी, पैसा मैंने कहा आएगा। तो उन्होंने बोले यार सब होगा तो अभी है क्या तेरे पास? मैंने एक ही चीज़ दिखाई, मैंने कहा मेरे पास अभी करंट टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ है, विश्वास, कि अगर कोई और कर सकता है तो ये काम चलता है, इसलिए कर सकता है, मैं भी इस काम को करके दिखाऊंगा, तू भी मेरे साथ शुरू कर, हम तूफान खड़ा कर देंगे। सिर्फ विश्वास दिखाया। शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए कोई काल। भरोसा दिलाना शुरू किया लोगों को। और यकीन मानिए डियर बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे आपके शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत है ना, इस धंधे को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास की जरूरत है। यस सर। मैंने वो आत्मविश्वास दिखाना चालू कर दिया। कुछ लोग माने, कुछ नहीं माने। मैंने कहा ना, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर कोई नहीं मानेगा, पर ऐसा भी नहीं कि हर कोई मान जाएगा। कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं भी मानेंगे। कुछ का नजरिया स्ट्रांग है, कुछ का नहीं है। कुछ यहाँ पे इस चीज को समझने के बाद, अगर सेमिनार में टाइम की कमी नहीं होती ना, मैं कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे आपको यही समझाता कि एजुकेशन का स्कैंडल मार्केट में चल कैसे रहा है। टाइम की कमी है, इसलिए लिमिटेड शब्दों में बात कर रहे हैं। तो मन में आ गई चीज कि नहीं यार करना है, लोगों तक बात समझाई, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। नजरिए का फर्क होता है, पूरा खेल नजरिए का है। किसी के लिए कंपनी है, किसी के लिए नेटवर्किंग है, किसी के लिए जोड़ने का काम है, किसी के लिए मेंबर बनाने का काम है, किसी के लिए फेस सिस्टम है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए जिंदगी बदलने का मौका है, किसी के लिए एक रास्ता है, किसी के लिए ऑप्शन है। क्योंकि जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही आगे बढ़ेगा। यस सर। और बड़ी प्यारी बात बोली है किसी ने कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो, नज़ारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदल के आज तक कोई पार नहीं लगा, एक बार अपनी दिशा बदल के देखो, किनारे अपने आप बदल जाते हैं। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हो, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो एक बार ना दिशा बदलने की कोशिश करो। दिशा बदलोगे बाकी सब होने लग जाएगा डियर बॉयज एंड गर्ल्स। पर जब दिशा बदलने की बारी आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, मेरे साथ भी था, कि जिसके साथ भी बात करोगे, जिसके बीच में भी बैठोगे, वो बातें दुनिया भर की करता है। कोई मजाक उड़ाएगा, कोई कमेंट करेगा, कोई सलाह देगा। मुझे मिलते थे ऐसे लोग। कई लोग बोलते थे अरे ये सब नहीं चलता। अच्छा तू कब से कर रहा है? 4 महीने बाद तू दिखाई नहीं देगा। जिस दिन तेरा 11,000 आए तो बताना, कोई जुड़ जाए तो बताना। ये सब चीजें लंबे टाइम नहीं चलती। तुझसे पहले भी लोग आए रहे, और भी तरह तरह की बात। कुछ तो ऐसे मिलते थे, कुछ मना करते थे, कुछ ना करते थे, कुछ कमेंट करते थे, और करोड़पति और नेटवर्कर, और कई तो उससे भी बड़े वाले। वो बोलते थे मोबाइल छोड़, हमारे पास उससे अच्छा प्लान है। वो अपनी कंपनी का समझाने लग जाते थे। ये वाला आलम होता था। लेकिन जितने भी तरह के लोग मिलते थे, मैंने ना इनकी बातों पर जरा भरोसा नहीं किया। मैं फ्रेंकली बोलूं, इनकी बातों पर जरा लोड भी नहीं दिया, क्योंकि मार्केट के अंदर हर तरह का व्यक्ति हर तरह की बातें करता है। हर कोई कांग्रेस का समर्थक तो मिलेगा नहीं, हर कोई मोदी भक्त तो हो नहीं सकता, कई नोटा वाले भी होंगे। हेलो, यस सर। तो हर तरह के लोग हैं मार्केट के अंदर। जो भी जैसा भी मिलता था मैं उसके तरीके से समझाता था, लेकिन मैं आगे बढ़ते चले जाता था। जो मना कर रहे थे मैंने छोड़ रहा था, जो साथ दे रहे थे उनको लेकर के आगे बढ़ रहा था। किसी ने कहा था 2 आए बताना, 4 आए बताना, 8 आए बताना। आज मैं पलट करके देखता हूं तो लगभग 40 से 50 हजार लोगों का कारवा मेरे पीछे खड़ा हुआ है। कुछ लोग कहा करते थे महीने 4 महीने कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। महीने 4 महीने 6 महीने नहीं। इस व्यापार के अंदर एज ए स्टूडेंट मैंने इस व्यापार की शुरुआत की थी। फर्स्ट ईयर में था मैं उस टाइम पे। 2013 में मेरा फाइनल कंप्लीट हुआ। 2016 में मैंने अपना MBA ड्रॉप किया। आज 2024 चल रहा है। नॉन स्टॉप काम करते हुए लगभग 14 साल मुझे हो चुके हैं। 14 ईयर्स, एक डेकेड हमने इस बिजनेस के अंदर निकाल दिया। यकीन मानिए आप। कुछ लोग बोलते थे कि 10,000 आए तो बताना, 12,000 आए तो बताना, 15,000 आए तो बताना, 50,000 कमा लोगे तो हम मान जाएंगे। ये 25-50 हज़ार की चिल्लर वाले चिल्लर बातें करते रह गए। और आज मैं पलट करके देखता हूं तो जितना मेरे पिताजी ने 39 साल की सरकारी नौकरी में नहीं कमाया, उतना आपके इस भाई ने इस इंडस्ट्री से पिछले 8 साल में कमाया। लगभग 2.25 करोड़ का स्टेटमेंट मैंने इस बिजनेस से कमाया।
जर्नी चल रही है, अभी बंद नहीं हुई है। हमें तो अभी भी लगता है कि हमने अभी शुरू किया है। हाँ, बूढ़े थोड़ी हो गए हैं यार। यस सर। भाई अमिताभ बच्चन अगर 82 साल की उम्र में कल की कर सकता है, हैं, ऊंचा ऊंचे के फाइट मार सकता है, तो अपन कौन सा साल, अपन तो अभी 32 के ही हुए हैं। हाँ, अभी तो अपनी उम्र बहुत बाकी है। यस सर। हेलो। यस। तो डियर, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत आगे लेकर के जा सकता है आपको, लेकिन आपको ना उनकी बातों को अवॉइड करना पड़ेगा। और बड़ी प्यारी बात बोली है किसी ने ऐसे लोगों के लिए कि अगर तुम देखना चाहते हो तो अपनी खूबियां देखो, क्योंकि खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। यस। सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। यस सर। बढ़ाना है कदम तो आगे बढ़ा, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। यस। हेलो। यस सर। भरोसा रखना है तो खुद पे रख, शक करने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। यस सर। बनना है तो बच्चा बन के रहे। बच्चे की एक बड़ी प्यारी खासियत है, मेरी 2 साल की बेटी है, मतलब वो बोलती है वो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कौन क्या कर रहा है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। हाँ, उसे जो लग रहा है वो करेगी, उसे जो खाना है वो खाएगी, उसको मोबाइल चलाना वो चलाएगी, चाहे दुनिया इधर से उधर चली जाए। ये वाला आलम रहता है। बनना है तो बच्चा बन के रहे, समझदार बनने के लिए लोग हैं ना। यस सर। हेलो। करना है तो विश्वास कर अपने आप पे, क्योंकि शक करने के लिए दुनिया है ना। प्यार करना है तो अपने आप से कर, अपने माँ बाप से कर, अपने सपने से कर, क्योंकि दुश्मनी करने के लिए लोग हैं ना। यस सर। हेलो। तू अपनी अलग पहचान बना इस दुनिया से, क्योंकि भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। यस सर। और यकीन मान, जिस दिन तू कुछ कर जाएगा इस दुनिया में, तू कुछ करके दिखा दे दुनिया को, क्योंकि तालियां बजाने के लिए लोग है। और कैसे हम जिएंगे अगर सोचते रहेंगे कि जिंदगी के हर कदम पे लोग क्या कहेंगे। हेलो। यस। अपने चाहे रास्तों पे कभी ना चल सकेंगे अगर रुक गए ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। यस। और कहते हैं लोग कहना कोई बड़ी बात नहीं, कहते हैं लोग कहना कोई बड़ी बात नहीं, और यकीन मानो क्योंकि वो कहते ही रह जाएंगे, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। हेलो। और एक बार आप कामयाब होकर के देखिए, आपके वही दोस्त, आपके वही यार, आपके वही रिश्तेदार जो आपको मना कर रहे थे, जो मजाक उड़ा रहे थे, वो आने वाले समय में एक ही बात बोलेंगे, यार हमको तो पहले से पता था हमारा भाई कुछ कर रहा है। यस। हमें तो पहले से पता ना हमारी बेटी बहुत आगे बढ़ेगी, हमने तो पहले कहा बहुत सही लाइन पकड़ा बच्चा तूने। हेलो। यस सर। यही चीज बोलने वाले हैं। मैंने देखा है आजकल जिनके ना आते थे जवाब आजकल उनके सलाम आने लगे। हाँ, जिनके ना आते थे जवाब आजकल उनके सलाम आने लगे हैं। वर्मा जी, हमारा वक्त क्या बदल गया है, हमारे यहाँ नीम का पेड़ लेकिन उसमें भी आम आने लगे। तो ये छोड़ दीजिए लोगों को, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोगों में और गिरगिट में कोई खास फर्क नहीं होता। जैसे गिरगिट जगह देख के रंग बदलता है ना, यहाँ पे लोग आपका वक्त, आपके हालात देकर के अपनी सोच बदल देते हैं। सही बात है। हेलो। वही लोग जो शुरुआत में आपका मजाक उड़ाते हैं, और कलाम साहब ने एक बड़ी प्यारी बात बोली थी, ऐसे ही भाई वो राष्ट्रपति नहीं बना, ऐसे ही मिसाइल मैन नहीं बना, ऐसे उस व्यक्ति को इतना बड़ा मोटिवेटर नहीं बोलते, इतना बड़ा ऑथर नहीं बोलते, गजब का व्यक्ति, गजब का इंस्पिरेशनल व्यक्ति। उसकी ज़िंदगी की कुछ बातें भी अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली तो आप बहुत आगे चले जाओगे। बड़ी प्यारी बात बोली थी उन्होंने कि जब आप कुछ बेहतर शुरू करेंगे तो शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उसके बावजूद भी जब आप नहीं रुकेंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे। यस सर। और तब भी अगर आपने अपनी कमर कस ली और आप लगे रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वही लोग आपके पीछे चल रहे होंगे, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? यस। तो सबसे पहले अपने नजरिए को बदलिए। यस सर। एक बार ना एक भिखारी एक छोटा सा गंदा सा कटोरा लिया, उसने उसमें कुछ सिक्के डाला और खनखनाते हुए लोगों के पास भीख मांगा करता था। तुम मेरी सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। जगह जगह जाता, लोगों से भीख मांगता। भीख मांगते मांगते एक दिन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। फिर रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगने लगा। तुम मेरी सुनो, ऊपर वाला तुम्हारी सुनेगा। अचानक वहां से एक व्यापारी आया, जल्दी में था, शायद ट्रेन छूट रही थी उसकी, दौड़ते हुए आया। अचानक उसने देखा यार भिखारी के हाथ में एक गंदा सा कटोरा और वो भीख मांग रहा है। तुरंत उसके पास आया, 100 के नोट निकाले, 1000 रुपए निकाले
उस भिखारी के पास आकर के गिनने लगा। वो भिखारी बोलता है, वो भिखारी मनी मन सोचने लगा, एक नोट मिल जाए ना, आज का पूरा काम निकल गया, आज का कोटा पूरा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। उस व्यापारी ने पूरे 1000 रुपए उस भिखारी के हाथ में पकड़ा है, बोले ये ले 1000 रुपए रख, कटोरा मुझे दे दे। भिखारी एकदम से स्तब्ध रह गया, शॉक्ड में, बोले यार ये क्या हो रहा है, मैं तो एक नोट की सोच रहा था, ये तो पूरा 1000 रुपए दे दिया मेरे, मुझे पूरी गड्डी पकड़ा दी। व्यापारी को लगा कि साला भिखारी मना ना कर दे, उसने 1000 और निकाले और पकड़ा दिए, ले 2000 रख, कटोरा मुझे दे दे। भिखारी को लगा कि साला 2000 मिले, कहीं वापस ना ले ले, उसने तुरंत 2000 रखे और कटोरा उसके हाथ में पकड़ा दिया और तुरंत दूसरी डायरेक्शन में भाग गया, कहीं वापस ना मांग ले, कहीं बुला ना ले। व्यापारी की भी ट्रेन छूट रही थी, वो भी तुरंत स्टेशन के अंदर गया, जाकर तुरंत ट्रेन पकड़ ली उसने और जाकर बैठ गया। भिखारी को लगा कैसा बेवकूफ आदमी था, गंदे से कटोरे के 2000 रुपए देके चला गया। वह व्यापारी एक जौहरी था, एक सुनार था, धातुओं का जानकार था। अंदर जाकर के ट्रेन में इत्मीनान से बैठने के बाद उसने कटोरे को थोड़ा सा हाथ से नापने की कोशिश की कि कितने किलो का, उसे समझ में आया कि कटोरा लगभग आधे किलो का है, और चूंकि वो धातुओं का जानकार था, उसे ये बात समझ में आई कि सोने का कटोरा है जो आधा किलो का। लाखों का कटोरा मात्र 2000 में ले आया, और वो भिखारी इस सोच में जी रहा था, इस सोच में खुश था कि एक सड़े से कटोरे के कोई व्यक्ति 2000 देके चला गया। हेलो, कई बार आपको जब मौका मिलता है ना, तो आपको लगता है कि ये मौका मेरे लिए नहीं है। आप उस मौके की कीमत को नहीं समझ पाते, क्योंकि आप जानकार नहीं है, क्योंकि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते। डायरेक्ट सेलिंग का भी कुछ यही हाल है मार्केट के अंदर। वही व्यक्ति निगेटिव है, वही व्यक्ति सवाल लेकर के बैठा है जिसे इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं। आज ये वो इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड में सबसे तेजी से ग्रो हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर फिक्की की एक रिपोर्ट है, एमएसएमई सेक्टर ये बात बोलता है कि 2025 के अंदर ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ क्रॉस कर जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। वर्ल्ड लेवल की तो छोड़ दो, वर्ल्ड लेवल में तो बहुत आगे। हिंदुस्तान के अलावा सॉरी वर्ल्ड लेवल की जो लीडिंग कंट्रीज है, अमेरिका और चाइना, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है इकोनॉमिकल कंडीशन में, एक नंबर 1 पे, एक नंबर 2 पे है। दोनों की इकोनॉमी में, जीडीपी में सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन किसी का है तो डायरेक्ट सेलिंग का है। और हिंदुस्तान में भी लगातार जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ते चला जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। और ये बात बोलते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर भी इतने लोग नहीं है नौकरी करने वाले भारत सरकार के अंदर, जितने लोग आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं। हेलो, जब बात लड़कियों की आती है, जब बात वही लड़कियों की आती है, तो ज्यादातर केसेस में लड़कियां बोलती हैं सर हम तो लड़की हैं, सर हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे करें। तो एक सर्वे बोलता है कि वर्ल्ड लेवल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 78% के आसपास गर्ल्स इन्वॉल्व हैं, सिर्फ 22% ही बॉयज हैं। हेलो, मेल कैटेगरी सिर्फ 22% है और महिला कैटेगरी 78% है। और ये बात बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हिंदुस्तान के अंदर भी महिलाओं का रेशियो पुरुष से ज़्यादा है। 68% से ऊपर गर्ल्स हैं जो लीड कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा अगर काम किसी ने किया है गर्ल्स के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग ने किया है। ये बात मैंने नहीं, खुद स्मृति ईरानी जी ने बोली। हेलो, माहौल है डियर। आज अब जितने भी मोटिवेटर्स को इंटरनेट पे सुनना पसंद करते हो, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी नाम आपने देखे हैं, सब लोग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। हेलो, यस सर। और तभी वो लोग इतने बड़े लेवल पे पहुंचे। ये वो इंडस्ट्री है। आज आपको इस इंडस्ट्री के अंदर डॉक्टर साहब की तरह डॉक्टर मिल जाएंगे, मेरी तरह इंजीनियर मिल जाएंगे, शैलेंद्र इंजीनियर मिल जाएंगे, कोई आईटीआई वाला मिल जाएगा, कोई पॉलिटेक्निक वाला मिल जाएगा, कोई बीए वाला मिल जाएगा, कोई बीएससी वाला मिल जाएगा, कोई एजुकेटेड भी मिल जाएगा, कोई पीएचडी होल्डर भी मिल जाएगा। एक पीएचडी होल्डर भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, एक डॉक्टर भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, एक इंजीनियर भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। लेकिन ये बात सच्चाई है कि जिसने डायरेक्ट सेलिंग को 5-7 साल कर लिया, समझ लिया, उसके बाद वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, यस सर। उसके बाद वो डॉक्टरी नहीं कर रहा है, उसके बाद वो पीएचडी की प्रैक्टिस में नहीं जा रहा है, उसके बाद उसने कभी किसी नौकरी का फॉर्म नहीं भरा। मुझे याद है कि मेरी लाइफ का एनडीए के अलावा, आईआईटी के अलावा, या ट्रिपल ई के अलावा, एमपी पीईटी के अलावा अगला अगर कोई फॉर्म था जो मैंने भरा था, वो डायरेक्ट सेलिंग का था। उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जो मैंने भरा होगा, सिर्फ ये अकेला फॉर्म है जो मुझे यहाँ तक ले आया। हेलो, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई थी एक समय के बाद, जब मैंने स्टडी किया कि ये लाखों का कटोरा है जो मुझे सिर्फ 11,000 में मिला है। यस। हेलो, यस सर। सोच की बात होती है, मैंने पहले ही कहा, सोच का खेल है पूरा का पूरा। तो आप क्या चाहते हो? सर
जितनी जल्दी आप छोड़ोगे सर, फलानी भर्ती निकली थी, जाके फार्म भरना है। हेलो, कुछ तो अभी इसी में लगे होंगे सर। वो उसका आया था सर मैसेज, वो बोल रहा है कि मैं पार्क में बैठा हूँ, कब तक आ रही हो तुम? जाना है सर, जाने दो। हेलो, यस क्या करना है? झूठों की महफिल में सच्चे आने लगे है, आशिकों की महफिल लेकिन बच्चे आने लगे। हेलो, हमारे इन आशिकों को लगता है इनकी खूबसूरती बढ़ गई। हेलो, मसला सिर्फ इतना सा है, खूबसूरती कुछ नहीं बढ़ी है। जमाना सेल्फी का है तो मोबाइल के कैमरे बड़े अच्छे आने लगे। हेलो, और इस टाइम में इनमें से किसी को याद नहीं आता कि पापा से पूछना है। यस सर। हाँ, पापा से पूछ के जाना। बाकी तो इसके अलावा फॉर्म के 500 भी देने बोलोगे ना, पहले पापा से पूछो, पहले चिंतन कर लो, पहले मनन कर लो, पहले समझ लूँ, पहले जान लूँ। मेरे को भी कई बार लगता है तू एक काम कर, तू इसको लेके जा साइंटिस्ट के पास और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करवा, उसके बाद आने। हेलो, मतलब वहां याद नहीं आता कि पापा से पूछना है। देखा मैं उस दिन, मुझे जाना था, मेरा सेमिनार था अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में मेरे सेमिनार थे। मैं यहाँ पे बस स्टैंड से मैं निकला, सूत्र सेवा, मैंने बस पकड़ी। मैंने देखा बंदा, वो बिल्कुल एकदम लगा हुआ है, तुम एक बार हाँ बोल दो, बस एक बार तुम हाँ बोल दो। मेरी बस में 10-15 मिनट थे, मैं बोला ठीक है देख लेता हूँ यार, हो सकता है हाँ बोल दे। पुराने दिन याद आ रहे थे। हाँ? तुमको क्या लगता है कि शादी हो गई मतलब साला आदमी देख भी नहीं सकता? देख भी मैं लोगों को रहा हूँ, वही वो अपने में लगे हुए हैं। तो मैं देख रहा हूँ बातें कर रहा है, तू एक बार हाँ बोल दे, दुनिया हिला के रख दूंगा। मैंने देखा ठाकुर साहब तुम्हारी तो फिर भी पर्सनैलिटी है। वो आदमी तो बिल्कुल, वो लड़का बेचारा, मैं देखा वो कम से कम 4 या 5 बार उसने लोगों से बोला कि भैया इधर आओ, ये बेचारा से स्प्लेंडर प्लस का ना मेन स्टैंड नहीं लग रहा था और बातें कर रहा था, तुम एक बार हाँ बोल दो दुनिया हिला के रख दूंगा। और किस्मत उसने हाँ भी बोल दी। मैं भी देख के हैरान, मैं बोला यार हद है, सही बोलते हैं लोग, कैसे कैसों को दिया है। कैसे कैसों को दिया। हाँ, हेलो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दिन रात आप जिसके इश्क में मशरूफ हैं, दिन रात आप जिसके इश्क में मशरूफ हैं, वो वाकई में आपका साथ भी देगा, इसका कोई प्रूफ है? तो थोड़ा ना वहां से बाहर आओ। चाचा से पूछना है, पापा से पूछना है, भैया से पूछना है, फलाने वाले भैया से पूछना है, फलानी वाली दीदी से पूछना। मेरे को पता हो कौन सी वाला भैया है, कौन सा वाला सैया है, मुझे भी पता हो कौन सी वाली दीदी है। यहाँ से जाने के बाद तुमको पूरा फीडबैक देना होता है उसको, तुम सुबह से लेकर शाम तक कहाँ गए, जितना तो माँ बाप इंक्वायरी नहीं करते जितना वो करता है। हेलो, और हम भी लगे बिल्कुल हाँ, और मेरे से कोई आके समझा नहीं सर मेरी वाली अलग है, मेरे वाले की तो बात ही अलग है। मेरे को भी लग रहा है आशिकी 3 इसी पे बनने वाली है। अगली प्रीति सिक्का, अगला कबीर सिंह तो यही है। आधे से ज्यादा तो इनको ना पिक्चरों ने बर्बाद करके रखा है। हेलो, डियर बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर नॉट हीरो एंड हीरोइंस, दे आर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। बात को अंडरस्टैंड कीजिए। सुल्तान देखेंगे और बस दूसरे से लगेगा भाई, किसी ने तो वो राधे मूवी देख ली तो उसके बाद डिंग 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 राधे। हेलो, सड़ी सी धमकी मिली, अभी कोई आया भी नहीं है, उसके बावजूद भी गार्ड लेके घूमता, Y+ सिक्योरिटी मिली है उसको। हेलो, हिम्मत नहीं कर पा रहा अकेले घर से निकलने की। ऑल इंडिया भाई, काय का भाई, एक्टर है वो, वांटेड में ही एक्टिंग की थी उसने IPS की, बाकी उसके बस की नहीं है। समझे मेरी बात? वहीं बस वो रेम्बो का चाचा बना था, बाकी कहीं हिम्मत नहीं हो पाती। अभी तो ये चाचा थोड़ा देख लेते, अभी इसी में लगा हुआ है। खाली धमकी मिली है, धमकी, अभी हुआ कुछ नहीं है उसके साथ। ऐसा नहीं कि कहीं पकड़ लिए थे, कहीं किडनैप, कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ धमकी मिली है। हेलो, देखो, डोंट गेट पर्सनल। अगर आप उस एक्टर को पसंद करते हैं, मुझे भी वो एक्टर पसंद है, मैं पर्सनली नहीं जाना चाहता किसी की पर्सनल लाइफ में, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आज ना रियल लाइफ की दुनिया से बाहर आइए।
क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जिंदगी में अपने स्कूल में नहीं टॉप कर पाए, बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे धक्के में पहुंचे हैं, और आज की डेट में 12th फेल देखने के बाद मोटिवेट होते हैं और जाके पब्लिक सेक्टर का फॉर्म भरना है। हेलो, बोले हम भी 12th फेल देखे रहे, कई तो सपने में चक्की चलाने लग जाते हैं, ये आलम हो जाता है। बाहर आइए उससे, कुछ ही नहीं रखा उसमें, सिर्फ रील लाइफ है, वो रील लाइफ की दुनिया है। वो रील में ही अच्छा लगा, वो मूवी में ही अच्छा लगा, रियल लाइफ अलग होती है। वो भी आपकी और हमारी तरह आम इंसान है, ना कोई बहुत बड़ा गुंडा है, ना बहुत बड़ा भाई है। जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन के अंदर हूं और मैं डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करता हूं, वो एक्टिंग के प्रोफेशन में वो एक्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसे जो एक्ट दिया जाता है वो उसे बखूबी निभाता है। उसके अंदर वो 6 पैक और 8 पैक ऐप भी दिखाता है, उसके अंदर वो फाइट भी करता है, सब कुछ करता है, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है। डियर बॉयज एंड गर्ल्स, पर्सनली मत लेकर जाइए उसको, बाहर आइए बल्कि उससे। जिस बंदे ने 12th फेल के अंदर एक्टिंग की थी, वो बंदा मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएट भी है कि मास्टर्स है, मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, बस उसने एक्टिंग की थी, उसे एक रोल दिया गया था। बात को अंडरस्टैंड करो आप। लेकिन हाँ, आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन को पकड़ते हो तो ये एक मौका बन सकता है आपके लिए, क्योंकि इस मौके ने बहुत लोगों को कामयाब किया, बहुत लोगों को, इस इंडस्ट्री के अंदर भी और इस इंडस्ट्री से बाहर जाने के बाद भी। लेकिन कामयाब सिर्फ वो हुआ है जिसने विश्वास किया है। और विश्वास की सबसे बड़ी समस्या, इसकी कोई गोली नहीं होती यार, इसका कोई जूस नहीं आता। अगर जूस आता ना तो अभी हम यहाँ पे आपको सब लोगों को एक एक गिलास जूस पिला रहे होते। हम आपके लिए सेमिनार नहीं कंडक्ट करते, हम यहाँ पे मीटिंग के अंदर आपको समझा नहीं रहे होते, हम आपको इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे होते, बल्कि हम बोलते हैं बस ये एक गोली खाओ, विश्वास हो जाएगा तुम्हें। हेलो, यस सर। बोले कौन सी गोली? विश्वास की गोली। एक बार खाओ, विश्वास हो जाता है। हेलो, तो विश्वास की कोई गोली नहीं होती। विश्वास होता है जो अपने अंदर से लाना पड़ता है। जैसे मैं अपने अंदर लेकर के आया था, जैसे नीलम अपने अंदर लेकर आई है, जैसे शैलेंद्र अपने अंदर लेकर के आया है, राहुल लेके आया है, सुनील लेके आया है, डॉक्टर साहब लेके आए हैं, और भी बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर जो अपने अंदर एक विश्वास लेकर चल रहे हैं। यार हमें लगता है कि आज मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट अगर कोई प्रोफेशन है तो ये है, क्योंकि हम उतना बेस्ट एजुकेटेड नहीं है, हम उतने क्वालिफाइड नहीं है, हमारे आसपास उतने सोर्सेस नहीं है कि हम किसी बहुत बड़ी सरकारी या प्राइवेट नौकरी के अंदर जा सकें। दोनों चीज़ों के लिए उस लेवल का क्वालिफिकेशन है, उस लेवल का पैसा चाहिए, यस। तब जाके तैयारी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है इंटरनेट के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं मोदी साहब, लगातार लोग बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनो, आगे जाओ, बिजनेस तैयार करो। लेकिन जब बिजनेस शुरू करने की बारी आती है तो सबसे पहले मन में सवाल आता है कि ना मेरे पास कैपिटल है, ना ही मेरे पास एक्सपीरियंस, ना ही मेरे पास नॉलेज है। यस। बिना पैसे के, बिना जानकारी के, बिना अनुभव के कौन सा धंधा चलता है मेरे भाई? बताओ मुझे, चलता है कोई? नो सर। और आप छोटा मोटा धंधा भी शुरू करने जा रहा हो मार्केट के अंदर तो कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। यस सर। हेलो, यस सर। छिंदवाड़ा से शहर में तो आप जाओगे तो मुझे लगता है कि दुकान की पगड़ी ले जाएगा 4-5 लाख रुपए व्यक्ति, यस सर, बिल्कुल। किराए से जो आप लेने जाओगे। बाकी माल की बात अलग है, किराए की बात अलग है। हेलो, यस सर। तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ी मेहनत करके अगर एक बेहतरीन रास्ता है जो आपको सिर्फ कामयाब नहीं बनाएगा, आपको नॉलेजफुल भी बनाएगा, एक्सपीरियंस भी बनाएगा, बहुत आगे भी लेकर जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ MYL डायरेक्ट सेलिंग है। डियर बॉयज, और ये काम उसी के लिए करता है, पर ये काम उसी के लिए करता है जो विश्वास करता है। डियर बॉयज, आज मैं यहां पर इसलिए खड़ा हूं, ये लोग यहां पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने विश्वास किया। हमें भी अलग से कुछ, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अलग बता दिया गया होगा, जो आपको जानकारी दी गई यही सेम हमें दी गई थी। जैसे आपकी शुरुआत की बात कर रहे हैं, हमने भी कुछ ऐसे ही शुरुआत की थी। जो चैलेंजेस आपके साथ आने वाले हैं, जो आप सोच रहे हो, शायद वही कुछ चैलेंजेस हमारे साथ भी आए थे और आज भी शायद आ रहे होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मार्केट में काम करने के लिए निकले और उसे कोई चैलेंज ना आए, दिक्कत ना आए, परेशानियां ना आए। मैंने देखा है कई बार लोग बोले सब ठीक है सर, भरोसा भी हो गया, लेकिन सर देखते हैं ना, बताते हैं, क्या कर ले। हिंदुस्तान में टाल मटोली बहुत चलती है, सब कुछ करने को तैयार है, हम डिसीजन नहीं लेना चाहते। और यकीन मानो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, बिना डिसीजन के दुनिया का कोई काम नहीं चलता। हेलो, यस सर। आज आप जहां पर भी हो, जिस पोजीशन में भी हो, जिस क्वालिफिकेशन में भी हो, जिस पदवी पे भी हो, जहां पर भी हो, आज से पहले लिए हुए डिसीजंस की वजह से। यस सर। और दुनिया के आप कितने भी बड़े फन्ने कहाँ हो,
आप अपनी जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं लगा सकते। हेलो, यस वो टाइम मशीन पिक्चरों में ही होती है, वेब सीरीज में ही होती है। रियल में कोई टाइम मशीन नाम की चीज नहीं होती जो आपको वापस लेकर के जाए। अगर होती तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैंने जाकर के पिताजी का 10 लाख रुपए बचाया होता जो मेरे क्वालिफिकेशन में उन्होंने लगाया। यस सर हेलो, यस कोई टाइम मशीन नाम की चीज नहीं होती। लेकिन जिस तरह से आप पिछले दिनों में जाकर के आज के दिन को नहीं बदल सकते, वैसे ही एक और सच्चाई है कि आज के दिन में एक सही डिसीजन लेकर के आने वाली जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हो। यस आपका आज का लिया हुआ डिसीजन आपको आगे लेकर के जाएगा। तो डिसीजन लेने की आदत डालो। एक बंदा यंगस्टर गांव में रहता था, ऊपर वाले को भी मानता था। वो देखता था कि उसके गांव के सामने एक पहाड़ के ऊपर ना माता रानी की एक बहुत प्यारा, बहुत पुराना सा मंदिर है, और बहुत सारे लोग जो दूर दूर से वहां दर्शन करने आते हैं। उसके मन में भी आता था कि यार एक दिन दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन छोटे मोटे कामों की वजह से, गैर वाजिब चीजों की वजह से, यार कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, ये सब चीजें चलती रहती थी। एक दिन वो अचानक रात में सोया, और सोने के बाद ना उसे सपना, बहुत बुरा सपना आया। और कुछ ऐसा सपना आया उसे कि वो पहाड़ से गिरकर मर गया, और जैसे ही पहाड़ी से गिर करके मरा तुरंत उसकी आंखें खुल गई। होता है ना, आपको बुरा सपना देखो तो तुरंत आंखें खुल जाती है, यस सर नींद से बाहर आ जाते हो आप। उसकी भी नींद खुल गई। बंदा अचानक नींद से बाहर आया, देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मन में आया उसके कि यार हो ना हो माता रानी बुला रही है, मैं इतने दिनों से सोच रहा हूँ लेकिन मैं आज तक उस पहाड़ में नहीं गया, मुझे जाना चाहिए। हिम्मत दिखाई उस बंदे ने, घर से एक लालटेन उठाई, थोड़ा सा तेल था उसके अंदर, और उस लालटेन को लेकर चल पड़ा। थोड़ा सा आगे पहुंचे ही था पगडंडी तक, गांव की पगडंडी तक, और वहां रुक गया। मन में एक सवाल आ गया, यार इतना घना अंधेरा है, 20 किलोमीटर जाना है, थोड़ा सा तो तेल है, जरा सा तो भाई मेरे पास हाथ में लैंप है, इतने से लैंप को लेके कहाँ जा पाऊंगा, इतनी सी चिमनी को लेके कहाँ जा पाऊंगा। हेलो, यस सर मन में एक सवाल आ गया और रुक गया वहां। कई हैं आप में से यहां से डिसीजन लेकर के जाएंगे, उसके बाद थोड़ा रुक के करते हैं, अभी फैमिली को मना तो ले पहले। सर फॉर्म तो भर दिया हमने, ठीक है सर, लेकिन 11,000 रुपए सर अभी थोड़ा देखना पड़ेगा सर, वो नहीं हो पा रहा है। कई तो इतने महानुभाव 11,000 डाल देंगे, पैसे भी डाल देंगे, 2-4 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, कोई आते जाते चलते फिरते उनका मजाक उड़ा देगा, उनका बॉयफ्रेंड या उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें बोल देगी कि तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तुझे मेरी कसम है। हाँ, कसमें वादे निभाएंगे हम, पता नहीं कौन सी कसमें वादे निभाते रहते हैं। हेलो सर, सब ठीक है सर, मैं नहीं आ पाऊंगा। यस मेरी टीम का एक बंदा मुझे फोन करता है 2 साल के बाद, सब ठीक है सर, मेरा बाप मेरे बड़े भाई को पाल रहा है, मेरे को भी पाल लेगा, मेरे खानदान वालों ने उसको पाले, मेरे को भी पालेंगे। अभी देखा मैंने, वो उधर चौकीदार का काम कर रहा है बंदा। मैं बोला तेरे को तो घर वाले पालने वाले थे। पता नहीं सर घर वालों को क्या समझ में आया, बाद में बोले कि नहीं बैठा के तो नहीं खिला पाएंगे जब चौकीदारी का। हेलो, मन में विचार आ गया बंदे के, सवाल आ गया, बंदा रुक गया, सोचा यार 2 घंटे की तो बात है, 5-6 बजे के आसपास सूरज निकल आएगा, तो काहे को लालटेन लेकर के जाऊं, काहे के लिए छोटा सा लैंप लेके जाऊं, सूरज की रोशनी निकल आएगी फिर चले जाएंगे। वो वहीं पर उसी चौराहे में गांव के बैठ गए। थोड़ी देर बैठा, आधे घंटे के बाद एक बुजुर्ग आए। हेलो, लेकर जाना इस चीज को पूरी जिंदगी काम आएगी तुम्हारे, मुझे नहीं पता कि एमवाइल करोगे नहीं करोगे, और ये अकेली चीज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये लेकर चलेगा जिंदगी में बहुत कुछ कर जाओगे आप। ज्यादातर जब बड़े बुजुर्गों की बातें आती है ना, तो हम में से ज्यादातर को नींद आने लग जाती है। लेक्चर लगते हैं ना उनकी बातें, हम लेक्चर देते हैं, जब देखो तब समझाते रहते हैं। हेलो, यस तुमने किताबें पढ़ी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी की, उन्होंने जिंदगी की किताबें पढ़ी। यस सर अपने किसी दोस्त को, अपने किसी यार को लेके जाना घर, अंदर ये स्कैनर होता है साला उनके, यस सर ऐसा नीचे से ऊपर तक देखकर बता देते हैं, दोबारा इसके साथ दिखियो मत। हेलो, यस सर तुम्हें तो बाद में पता चलता है कि साला धोखा देगा, उनका स्कैनर पहले बता देता है। और कई हमारे जैसे सज्जन टाई वाई लगाए हुए, नहीं सर सब ठीक है, हमारे घर मत आना। जिसके घर गया हूँ ना डॉक्टर साहब, मैं आपको गारंटीड ये बता रहा हूँ, 14 साल में पता नहीं वो लगता है 1400 घर गए होंगे मैं, हर घर में जिसके यहाँ गया ना, एक ही बात बोलते हैं उनके माँ बाप उनको, बेटा सब ठीक है, इस लड़के का साथ मत छोड़ना, जिंदगी में तू आगे कुछ ना कुछ तो कर जाएगा।
स्कैनर है ना उनकी बॉडी, यस सर, उनको पता है कि किसकी नीयत कैसी है। यस, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ डियर बॉयज एंड गर्ल्स, पर मैं ये जानता हूँ कि उनका स्कैनर ये बात बता देता है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। यस, बुजुर्ग निकल करके आए, एक छोटा सा दिया था उनके हाथ, दिया लेकर के आए। लड़का पूछता दादाजी कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा मंदिर की तरफ जा रहा हूं। बोले दादाजी मंदिर तो 20 किलोमीटर दूर है। बोले हाँ बेटा पता है। बोले आपके हाथ में छोटा सा दिया है। बोले बेटा वो भी पता है। बोले इससे तो ज्यादा दूर तक दिखता भी नहीं है। बोले बेटा वो भी पता है। बोले दादाजी मेरे हाथ में लालटेन है, थोड़ा तेल भी है, तो मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। एक छोटा सा दिया जिससे एक कदम के आगे दिखाई नहीं दे रहा, और आप उसके सहारे बोलते हो 20 किलोमीटर जाऊंगा। हेलो, यस, बड़ा प्यारा जवाब दिया उस बुजुर्ग ने। लेकर जाना इस जवाब को। बड़ी प्यारी बात बोली उन्होंने, बेटा तेरी बात सही है कि तेरे पास एक लैंप है, तेरे पास एक चिमनी है, मेरे हाथ में छोटा सा दिया है। तो इतनी रोशनी के बावजूद हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन यहां पर मेरे इस छोटे से दिए से यहां से भी ज्यादा दूर नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत दिखा रहा हूं क्योंकि कई सालों से मैं जा रहा हूं, इसी दिए के सहारे जा रहा हूं, और एक कदम ही दिखता है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि एक कदम से ज्यादा कौन चल पाया है। यस और सर, जैसे ही एक कदम चलता हूं दूसरा कदम फिर दिखने लग जाता है। यस सर, हेलो, अगर आप इस सोच में जी रहे हैं, कई बार ना लोग इस सोच में जी रहे होते हैं। मेरे पास पहले एक कार हुआ करती थी, 8 साल चलाई मैंने। अभी मैंने दूसरी कार खरीदी, 14 साढ़े 14 लाख कुछ की आई। मेरे दोस्त के यहाँ पे गया, मैंने देखा उसके पास ना 20 लाख की कार है ठाकुर साहब, और एक खरोच ही नहीं आई उसके कार में। मैंने अंदर जाकर भी देखा तो मात्र 20 किलोमीटर चली। हाँ, मैं हैरान, मेरी कार जिसने खरीदी वो हैरान मेरे से पूछता, भैया बुकिंग में चलाते हो कार? मैं कहा नहीं, क्यों? बोले 1.5 लाख किलोमीटर पेल दिए हो। मैंने कहा यार धंधा ही ऐसा, अपना पूरा हिंदुस्तान नाप के रखे हैं। पिछले 8 सालों में से, पिछले 14 सालों में कार से, ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, बाइक से, सब मिलाकर मुझे लगता है नाना करके भी कम से कम 10 लाख किलोमीटर के आसपास सफर किया होगा मैंने। यस, इतना तो मैं सफर करके बैठा हूँ। पहली बाइक चलाई 1.25 लाख किलोमीटर, दूसरी बाइक चलाई 1 लाख किलोमीटर, फिर अगली कार जो मैंने चलाई वो भी 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास चलाई, और बाकी ट्रेन बस का तो कोई खास हिसाब नहीं है, अपने पास अंदाजन बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इतना हमने चला। तो दादाजी ने बड़ी प्यारी सी बात बोली कि एक कदम से ज्यादा कौन चल पाया है। मेरे दोस्त को मैंने देखा, मैंने कहा भाई कार बड़ी अच्छी मेंटेन की है यार तूने, एक भी स्क्रैच नहीं, लेकिन बाहर भी निकाला कर 20 किलोमीटर चली है, क्यों नहीं निकालता? बोले यार भाई मैं सोचता हूँ जिस दिन सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे ना उस दिन घर से निकालो। हेलो, यस, पहले मेरे को सर ये चीज क्लियर करो, पहले वो चीज क्लियर करो। एक सवाल का जवाब तो 4 नए सवाल इनके पास पैदा रहते हैं। छिंदवाड़ा वाले हैं ना, यस सर, सवाल जवाब की आदत है इनको। सवाल जवाब की आदत नहीं, नीलम बहस करने की आदत। हम भी यही की पैदाइश समय, हमको पता है। बाहर वाले हो तो नहीं सोचते, लोकल वाले ही यही जिला अस्पताल में पैदा हुए थे, 25 पता। तो सवाल जवाब ज्यादा होता है, ये बताओ वो बताओ, ये क्लियर करो वो क्लियर करो, फिर सब क्लियर कर दो, फिर भी उसके बावजूद बताते हैं अभी थोड़ा सा मन में और कुछ चीजें चल रही। हेलो यस, भाई साहब, घर बैठे सोचते रहोगे कि जिस दिन सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तब निकलोगे। भैया घर से बाहर निकलोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि रेड? यस सर, ये भी तो बताओ। यस, बड़ी प्यारी बात कही है किसी ने कि मंजिलें मिलेगी भटककर ही सही, मंजिलें मिलेगी भटककर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हिम्मत दिखाइए। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला बंदा था, पिताजी सरकारी नौकरी के थे, कभी जिंदगी में कोई धंधा नहीं किया, जिंदगी में कुछ बेचना नहीं आता था, लोगों से बात करने में डर होता था। क्लास का जो सबसे तेज बच्चा होता है आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा शर्मीला होता है वो। यस, लोगों से बात करने की डर होती है उसको। बैक बेंचर्स होते हैं वो बड़े तेज होते हैं, हम फ्रंट बेंचर्स थे भैया, हमको डर लगता था। हम कभी जिंदगी में स्टेज में नहीं गए थे। यस सर, पढ़ाई के लिए बातें करवा लो, बाकी वाद विवाद ना करवाओ, वो हमसे नहीं होता था। हेलो, यस सर, तो मुझे भी नहीं पता था कैसे चलेगा, लेकिन ये पता था कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर जाऊंगा। यस, अगर वाकई ये काम चलता है और कोई सिखाने को तैयार है तो मैं सीखने को तैयार हूं। मुझे पता है कि कोई चीज अगर आप सीखने को तैयार हो तो आप कर जाओगे। हेलो, यस, ये बात मुझे समझ में आई और मैं लग गया और मुझे फायदा मिला।
2013 में जब मैंने फाइनल कंप्लीट किया, शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा मैंने क्या पाया इस इंडस्ट्री से। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। 13 में मैंने फाइनल कंप्लीट किया था सर। जब फाइनल कंप्लीट किया तो मेरे सारे दोस्त किसी चीज का फॉर्म भर रहे थे। कुछ लोग कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे थे, हमारे कॉलेज में कंपनी आती थी नौकरी के लिए, तो कुछ लोग कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे थे। लेकिन बड़ी खुशी होती है मुझे ये बात बताते हुए कि जितने की नौकरी वो अप्लाई कर रहे थे, जितने कैंपस प्लेसमेंट के लिए वो अपीयर हो रहे थे, सेलेक्ट नहीं हुए थे, अपीयरेंस दे रहे थे, उतना ऑलरेडी मैं इस बिजनेस से कमा रहा था। उसके बाद कई सारे हमारे दोस्त जो मास्टरेट करने के लिए गए, कंपटीशन की तैयारी, एंट्रेंस, वही जो जंजाल, मायाजाल, स्कैंडल, उसका हिस्सा बने कई सारे लोग। बोले हम भी जाएंगे, हम भी तैयारी करेंगे। हमने भी की, हम भी कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। हमारे मन में भी आया कि आगे एमबीए करेंगे, मास्टरेट करेंगे। फिर एमबीए में एडमिशन लिया। बहुत से दोस्त थे जिन्होंने एमबीए कंप्लीट किया। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय एमबीए, एमबीए ड्रॉप आउट। मैंने 1 साल एमबीए किया, लेकिन एमबीए करते करते मैं अपनी बाइक से कॉलेज जाया करता था। किसी जमाने में सपना था मेरा डायरेक्ट सेलिंग का कि यार इससे पैसे कमाऊंगा और अपनी कमाई की बाइक लेकर के आऊंगा जो एवरेज वाली नहीं होगी, मेरी पसंदीदा हो। मैं अपनी पसंदीदा बाइक लेकर के आया 2014 में। जब मैं एमबीए ड्रॉप कर रहा था, मेरे कई सारे दोस्त, क्योंकि मेरे ख्याल से 4था या 5वां पेपर मैंने दिया होगा, उसके बाद मैं छोड़कर निकला। दोस्तों ने बोला यार अभी मिलता है शाम को, ये पढ़ना। मैंने नहीं यार मुझे ट्रेन पकड़नी है। बोले कहाँ जा रहा है? मैंने कहा यार वो थोड़ा मेरा काम है, मैं जा रहा था बेल्ट में। बोले एग्जाम? मैंने कहा नहीं दे रहा। बोले पागल हो गया तुम? हेलो, बीच एग्जाम में, वो भी एमबीए जैसी चीज में आप एग्जाम छोड़ने की बात करोगे, क्या बोलेंगे लोग आपको? पागल ही ना बोलेंगे। मुझे भी लोगों ने बोला पागल हो गया तुम। मैंने कहा तुझे अभी पता चल रहा है भाई, मुझे तो 5 साल हो गए पागल हुए, तुझे अभी पता चल रहा है। बोला यार अजीब पागलपन है तेरा। मैंने कहा यार पागलपन आ जाता है जब आप कॉलेज के टीचर के बराबर कॉलेज के स्टूडेंट होते हुए कमाते हो ना, तो थोड़ा पागलपन आ जाता है। जब आप अपनी बाइक से चल रहे होते हो ना, तो पागलपन आ जाता है। मतलब बातें तू ऐसी कर रहा है यार, तेरे पास तो अपनी कार भी नहीं है। मैंने कहा तू टेंशन ले, उसी की तैयारी है। एमबीए ड्रॉप करने के 1 साल के अंदर मैं 10.5 लाख की फोर्ड इको स्पोर्ट ले आया था। पटौदी फोर्ड से खरीदी थी मैंने। हेलो, यस सर। जिंदगी में एक सपना होता है यंगस्टर बंदे का, एक स्टूडेंट का, कि यार किसी दिन मेरी भी नौकरी लगे, किसी दिन मेरा भी व्यापार हो, किसी दिन मैं भी अपना करियर सेट करूं और लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊं। हेलो, यस शायद आप में से भी किसी का होगा। यस। मेरा भी एक सपना था ये। 2017 के अंदर अपने एमबीए ड्रॉप करने के 2 साल के अंदर अंदर मैं इस व्यापार से 1 लाख रुपए महीना कमाने लग गया था। मोर देन 1 लाख रुपीज मेरी इनकम थी। मेरे पिताजी को मैंने अपनी तरफ से रिटायर कर दिया था, जो मेरा दूसरा सपना था जिंदगी का, कि सरकार उन्हें रिटायर करे उसके पहले मैं रिटायर कर दूँ। मैंने कर दिया था अपनी तरफ से, कोई जिम्मेदारी नहीं थी उनके ऊपर। आराम से जाते थे ऑफिस, अटेंडेंस लगाते थे, 4-6 घंटे की अपनी ड्यूटी करते थे, शाम को आ जाते थे। कोई एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं, कोई टेंशन नहीं थी। बचपन से सपना था कि यार कभी विदेश जाने का मौका मिले, कभी फ्लाइट में बैठने का मौका मिले। इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मन में ये सपना थोड़ा सा और सुदृढ़ हो गया था। ये लग रहा था कि कभी जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो नौकरी मांगने के लिए कहीं बाहर जाएंगे, विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन द बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2017 में पहली बार विदेश जाने का मौका मिला। पहली बार मैं फ्लाइट में चढ़ा और बड़ा गजब का वाक्य होता है यार कि एक ट्रेन में चढ़ने वाला बंदा, एक स्लीपर कोच में वही अपने जगह के लिए बहस करने वाला बंदा जब फ्लाइट में चढ़ रहा होता है, बड़ा मजा आया मुझे। और आज मैं पलट करके देखता हूँ कि उस ट्रेन और स्लीपर से सफर करने वाला बंदा नाना करके भी 100 से भी ज़्यादा बार फ्लाइट में बैठ चुका है आपके सामने। और 1-2 बार नहीं, लगभग 10 से भी ज़्यादा बार मैं विदेश की यात्राएं कर चुका हूँ, जिसमें दुबई, सिंगापुर और मलेशिया जैसी लग्जरी कंट्रीज शामिल हैं। भोपाल शहर के अंदर जब हम रहते थे तो हम शेयरिंग में रहते थे। कुछ दोस्तों के साथ में, 4-5 दोस्तों के साथ में फ्लाइट किराए से लेकर रहता था। यहाँ भी रहते होंगे आप में से कई सारे लोग शायद। तो होता ये था हमारे यहाँ ना, मकान मालिक अक्सर आकर हमें डांट रहा होता था। किराया हम टाइम से देते थे, उसके बावजूद तुम खीले बहुत ठोकते हो, तुम गंदगी बहुत मचाते हो। हम भी टेंशन लेते हो, फ्री में रह रहे हैं, पैसा दे रहा है, रहना हमको, हम गंदगी में रहे, हम खीला ठोके, हमारा टेंशन है। और बोल भी नहीं सकते थे वहाँ। बाद में समझ में आता था कि वही दिखाने की कोशिश करता था कि तुम किराएदार हो और मकान मालिक। मन में आती थी ये बात। अपना घर होता ना तो किसी की हिम्मत नहीं हो पाती। और वो सपना पूरा हुआ। भोपाल शहर के अंदर 2018 में मैंने अपना बंगलो बुक किया, 2019 में मैंने वो बंगला लिया। आज लगभग उस बंगले की कीमत 70 लाख रुपए है। भोपाल शहर में मेरे पास अपना बंगला है 70 लाख का। हेलो, इस व्यापार में आने के पहले भी मैंने आपसे कहा मेरे पास अपना घर हुआ करता था, आज भी है, जो मेरा पैतृक था, पिताजी के द्वारा बनवाया हुआ है। उसे मैंने 2020 में रेनोवेट किया। रेनोवेशन करने के बाद मैंने उसे बहुत बढ़िया शक्ल दी। आज की रेट में शहर के अंदर मार्केट वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है। लगभग 1 करोड़ का घर अपना छिंदवाड़ा में भी है। डियर बॉयज एंड गर्ल्स, ये चीज़ें हासिल की हमने।
और बड़ी खुशी होती है जब मैं पलटकर अपनी अगली जनरेशन को देखता हूँ। मैं जब पैदा हुआ तो मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप मुझे जिला अस्पताल से कैसे लेकर के आए थे, पर जब मेरी बच्ची पैदा हुई तो मैं उसे हॉस्पिटल से अपनी कार में लेकर आया था। मैं जब पहली बार फ्लाइट में बैठा तो मैं 24 साल का था उस समय, 24 ईयर्स एट दैट टाइम आई वॉज। लेकिन जब मेरी बच्ची पहली बार फ्लाइट में बैठी तो शी इज इनफैक्ट 1.5 साल की उम्र में मैं उसे मलेशिया घुमाने के लिए लेकर गया हुआ था। हेलो, कुछ लोग बोलते हैं कि सर सिक्योरिटी नहीं है इस काम में, झूठ बोलते हैं वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इस काम में आराम नहीं है, झूठ बोलते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि मैं पलट करके देखता हूं कि आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल के बाद, या 14 भी छोड़ दीजिए, 10 साल के बाद से ही लगातार मैं पिछले 4 सालों से महीने के 4 से 6 दिन काम करता हूं, ट्रेनिंगें लगाता हूं, सेमिनार्स लगाता हूं, काउंसलिंग करता हूं, और बाकी के पूरे दिन अपने घर में बैठकर सिर्फ फोन कॉल और जूम मीटिंग्स के दम पे पूरी टीम मेंटेन करता हूं। और जब पलटकर देखता हूं 2 तारीख को क्लोजिंग के बाद पेमेंट बनती है तो आराम से 2 से 3 लाख रुपए खाते के अंदर आ चुके होते हैं डियर बॉयज। और मैंने आपसे जैसा कि कहा, द जर्नी इज गोइंग ऑन, अभी तो शुरू हुआ है। हेलो, तो क्या आप भी चाहते हैं ऐसी जिंदगी? देखो, जिंदगी भी जिंदा दिली का नाम है यार, मुर्दे भी क्या खाक जिया करते हैं? फैशन बना के रखा है लोगों ने, छोटे मोटे काम पकड़ लेंगे, छोटी मोटी मजदूरी पकड़ लेंगे। मतलब ये कौन सी बात है कि दिन भर थक के जाएंगे और थक के घर जाके मर जाएंगे। हेलो, थक कर काम से आएंगे और मर जाएंगे। ऐसे सोता है आदमी जैसे मर गया है, और सुबह सुबह अपनी कब्र से उठेंगे और दफ्तर जाएंगे। ये कौन सी बात होती है? इसी के लिए जिंदगी मिली है। ऐसी जिंदगी मैं नहीं चाहता रहा डियर बॉयज एंड गर्ल्स। आप चाहते हैं? नो सर। कोई नहीं चाहता होगा, मैं जानता हूं। लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई मौका है जो आपको जिंदगी से बाहर निकाल सके, जो आप जी रहे हो? हेलो, है मौका? नो सर। है तो मुझे बताओ, मैं करना चाहता हूं आपके साथ। नहीं है तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, ये है एक मौका। यस। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी डियर बॉयज एंड गर्ल्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा, डिसीजन लेना पड़ेगा। उस बुजुर्ग के अंदर सिर्फ एक काबिलियत थी कि एक कदम दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने डिसीजन लिया था चलने का। उसे पता है कि पहला कदम चलूंगा, दूसरा कदम अपने आप दिखने लग जाएगा। यस। इतना सा डिसीजन लेने से ही काम चलता है डियर बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर। घर से निकलने की हिम्मत दिखाइए, सिग्नल ऑटोमेटिक ग्रीन होते चले जाते हैं। यस सर। ऐसा नहीं है भाई, अगर मैंने 1.5 लाख किलोमीटर चलाए हैं तो घर में रखे रखे चक्का नहीं घुमाया है उसका। हेलो, यस सर। रोड में ही चलाया होगा, रास्ते में ही चला होगा। जब मैं अपने घर से यहां तक आता हूं ना, तो बीच में कम से कम 3 से 4 सिग्नल्स मिलते हैं, पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं रेड सिग्नल मिल जाए तो भी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, यस सर। फिर वो ग्रीन हो जाता है। यस। हेलो, यस सर। कुछ लोग बोलते हैं सर बड़े पंगे हैं सर इस काम में, सर बड़ा टेंशन है इस काम में। मैं भी बोलता हूं सर, है थोड़ा टेंशन, है थोड़ा पंगा, लेकिन यकीन मानो बॉस, ये मोबाइल है, यह है सबसे चंगा, यह है सबसे चंगा। थोड़ी हिम्मत दिखाओ। तो डियर, जिंदगी बदलने को तैयार? कामयाबी के लिए तैयार? अगर डिसीजन लेने को तैयार? देखो, डिसीजन लेना पड़ता है डियर बॉयज एंड गर्ल्स। लास्ट 5 मिनट लूंगा मैं आपका मैक्सिमम। आज तक जिंदगी में जिसने भी बड़ा मुकाम हासिल किया, उसके पास सिर्फ 2 चीजें थी। एक था उसका विश्वास, दूसरा था डिसीजन। यस सर। आप सब जानते हैं कि 400 साल हिंदुस्तान में मुगलों ने राज किया। हिंदुस्तान में एक भी हिंदू राजा बचा नहीं था। एक बंदे ने एक डिसीजन लिया, एक विश्वास दिखाया, मन में आ गया उसके कि मैं हिंदुस्तान में भगवा लहराऊंगा, पूर्ण स्वराज लेकर के आऊंगा। 16 साल की उम्र थी उसकी। क्या होती है 16 ईयर्स की एज? स्वीट 16। अभी तो पबजी का एक लेवल क्रॉस होता है। हेलो, अभी तो ड्रीम 11 के अंदर जस्ट एंटर किए होते हैं। हेलो, यस। अच्छा वो उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था। हाँ, 16 साल की उम्र में एक बंदे ने हिम्मत दिखाई, पूर्ण स्वराज का कसम खा लिया, कमिटमेंट ले लिया, और पूरे हिंदुस्तान में भगवा लहराया। और हम सब लोग आज भी उस व्यक्ति को बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ शिवाजी शाहजी महाराज के नाम से जानते हैं। सिर्फ एक डिसीजन की बदौलत। यार, तालियां बजा रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो? शिवाजी महाराज के लिए तालियां बजा रहे हो?
जिसके लिए ताली बजा रहा था उसके लेवल की बजाना जरूरी है। यस सर। अच्छा वो महाराष्ट्र में किसी ने देख ली नहीं तो गोली नहीं मार दे तुम्हें। पूरे महाराष्ट्र को उस व्यक्ति के नाम से जाना जाता है आज की डेट में। यस सर। हेलो, हिम्मत थी यार, एक डिसीजन दिया था उस बंदे ने, डिसीजन लिया था, सॉरी, विश्वास दिखाया था। 200 साल हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने राज किया, लोग मान चुके थे कि ऐसी ही चलेगी जिंदगी, पर एक बंदा था, हिम्मत दिखाया, पहला स्वतंत्र सेनानी बना, 1857 की क्रांति की शुरुआत की, और उस डिसीजन की बदौलत ही हम उस व्यक्ति को मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। यस सर। हेलो, यस। एक व्यक्ति साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंका गया था, हिम्मत दिखाई उस व्यक्ति ने, आज हम गांधी जी के नाम से जानते हैं। यस। कई बार लोग बोलते थे सर हम बहुत बैकवर्ड जगह से निकल करके आए हैं, सर हमारे परिवार से सपोर्ट नहीं है। अरे परिवार समाज किसी का सपोर्ट नहीं मिला था बंदे को, ये स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ना तो दूर, अपने हाथों से पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। यस। आजकल का जमाना हो गया है, ये फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी चाहिए, माँ बाप से बायजूस का एप्लीकेशन लिवा के दो, हाँ अन अकेडमी में एडमिशन करवाओ तब कुछ करेंगे हम, नहीं तो हमारा कुछ ना हो पाएगा। उसको कोई मतलब नहीं, पानी पीने मिल रहा नहीं मिल रहा, क्लास के अंदर बैठने नहीं मिल रहा, मिल रहा, मास्टर की आवाज कान तक आ जाना चाहिए बस, यस। बाकी हम पढ़ देंगे। और उस बंदी ने पढ़ाई की, और ऐसी पढ़ाई की तो वो व्यक्ति पूरे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड तक जाकर हिंदुस्तान का नाम करके आया, और आज भी उसे हार्वर्ड के अंदर नॉलेज सिंबल कहा जाता है, और हिंदुस्तान के अंदर संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। एक डिसीजन ही तो लिया था उस व्यक्ति ने, 18-19 साल की उम्र में भाई एक बंदा हिम्मत दिखाकर एचआरए के अंदर आ गया, और गांधी जी जिस लेवल के अंदर एक उम्र के बाद गए, मात्र 23 साल की उम्र में शहादत होने के बावजूद भी आज उस व्यक्ति का वो नाम है, हम सब लोग उस डिसीजन की वजह से शहीद भगत सिंह के नाम से जानते हैं। डियर सब ठीक है सर, लेकिन हम तो लड़की हैं। हेलो, यस। भाई साहब वो भी एक महिला थी, और आज भी हम किताबों में पढ़ते हैं, क्योंकि बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। सब ठीक है सर, लेकिन उस जमाने में होता था, इस जमाने में नहीं। हेलो, यस सर। जो पहले जुड़ गया ठाकुर साहब उसने पैसे कमा लिया। यस सर। हाँ सही ना राहुल, सही बात है सर। हम भी जुड़े रहे होते तो हम भी कमाए होते। कौन सी बात कर रहे हो चचा तुम, लाली कैसी बात करती हो। हेलो, आज का जमाना तो बदल गया है, आज के जमाने में तो जिसका बेटा राजा है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। यस। यस। अब तो राजा वो बनता है जो काबिल है। यस सर। एक चाय के टपरे से शुरुआत करके एक बंदा MBA चाय वाला बन सकता है, एक बंदा रेलवे के अंदर चाय बेचते बेचते आज की डेट में देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक बंदी पैर कटने के बावजूद, एक एथलीट थी, ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, पैर कट गए थे उस बंदी के, नकली पैर लगा करके माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकती है, अरुणिमा सिन्हा बन सकती है। यस। एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है। हेलो, यस। एक कल का आया हुआ लड़का 40 साल पुराने व्यक्ति की तख्त को हिला सकता है और बंटी साहू बन सकता है। यस सर। हेलो, कौन क्या नहीं कर सकता डियर बॉयज एंड गर्ल्स, सिर्फ हिम्मत दिखाने की जरूरत है। मैंने आपसे पहले ही कहा मैं किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं करता हूँ। हेलो, मैं नोटा वाला हूँ। हाँ, कोई मेरे भाई कांग्रेसी बैठे हो, बुरा नहीं मानना, चलेंगे कमलनाथ जी से मिलने। हेलो, हाँ तुम बोलना, दो ठो अपन भी चिल्लाएंगे, मना, कोई दिक्कत परेशानी, अपन नोटा वाले हैं। तुम बोलो, अपन बोलो आम आदमी, अपन आम आदमी, तुम बोलो भाजपा, अपन भाजपा वाले, तुम बोलो कांग्रेस, अपन कांग्रेस वाले, तुम बोलो नोटा, अपन उसमें भी तैयार है। हेलो, मैं सिर्फ एक हिम्मत दिखाने की बात कर रहा हूँ, एक विश्वास दिखाने की बात कर रहा हूँ, एक डिसीजन लेने की बात कर रहा हूँ। हेलो, यस सर। पूरा खेल डिसीजन का होता है डियर बॉयज एंड गर्ल्स। एक बंदी आज अरुणिमा सिन्हा बन के बैठी हुई है, एक बंदा MBA चाय वाला बन के बैठा हुआ है, एक बंदा देश का राष्ट्रपति बन, एक बंदी राष्ट्रपति बन के बैठी है, एक बंदा देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा है। मतलब पहली बार हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि जब यूरोपियंस ने अपनी आंखें दिखाना चालू किया तो इन्होंने उनकी आंखें किनारे कर दी और यहाँ से उच्चायुक्त को भी उठाकर वापस भेज दिया। ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 100 सालों में पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में। हेलो, यस सर। तो हिम्मत की बात होती है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप, कोई भी कुछ भी कर सकता है हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ा जो डर होता है लोगों के अंदर, सब ठीक है सर लेकिन यहाँ पे ना पैसे नहीं है सर। हेलो, यस। क्योंकि बाप पढ़ाना भैया सबसे बड़ा
अगर ये सेमिनार एंडिंग की तरफ नहीं चलता तो 1 घंटे में सिर्फ उन लोगों के नाम आपको लेकर बताता जिनके पास अपना व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से। यस सर। हेलो, ना हिंदुस्तान में कमी है ना दुनिया में कमी है। एक छोटे से पेट्रोल पंप से शुरुआत की थी, बंदे ने पैसे नहीं थे, उस बंदे के पास हिम्मत दिखाई और एक दिन इतना अमीर बना कि आज हिंदुस्तान के अंदर उसका नाम बड़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। एक गरीबी से अमीरी के सफर को तय करने वाले उस व्यक्ति का नाम उसके डिसीजन की बदौलत हम बड़े सम्मान से धीरू भाई अंबानी के रूप में लेते हैं। मैंने आपसे कहा डियर बॉयज एंड गर्ल्स, देखो जब आप मान लेते हो तो आप हार जाते हो और जब आप ठान लेते हो तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यस। तो मानना चाहते हो या ठानना? मानना चाहते हो या ठानना? मानने को तैयार है कि ठानने को तैयार है? ठानने को तैयार है? तो क्या जिंदगी बदलने को तैयार? कामयाबी के लिए तैयार? कारों से घूमने तैयार? विदेश यात्राओं के लिए तैयार? कामयाबी के लिए तैयार? माँ बाप के सपने पूरे करने को तैयार? लाइफ को लाइफस्टाइल में बदलने के लिए तैयार? तो रोका किसने? रोका किसने है? रोका किसी ने नहीं है डियर बॉयज एंड गर्ल्स। हेलो, यस। कोई नहीं रोक सकता आपको। गलत फहमी में जीते हो आप, ना कोई आपको रोक सकता है ना कोई आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको कोई रोक सकता है या कोई आपकी जिंदगी बदल सकता है तो वही शख्स जो कुछ समय पहले आपकी चेयर में बैठा हुआ है। यस। यस सर। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यस। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। अगर आज आप यहाँ से डिसीजन लेकर के निकलते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी आज ही बदल चुकी है, बाकी सारी को सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस है। यस सर। क्योंकि 14 साल पहले एक बंदे को मौका मिला था, उसने भी सिर्फ विश्वास किया था और सिर्फ एक डिसीजन लिया था और आज विश्वास की बदौलत, इस डिसीजन की बदौलत वो बंदा आज आपके सामने अभिनीत साहू बन के खड़ा है डियर बॉयज। Yes. कामयाबी से किसकी रिश्तेदारी है? हेलो, यस सर। कामयाबी से किसकी रिश्तेदारी है? आज से 14 साल पहले हमें मौका मिला, आज आप सबकी बारी है। आज आप सबकी बारी है। Dear boys. Thank you so much. We are Empire. We all are Empire. Thank you so much.